Good morning, Doctor. Good morning, Doctor. আর যাচ্ছে না মনে হয় সবার কাছে নাকি? मॉर्निंग मैम। ठीक है, देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। देख लो, तुम लोग के पास भी रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। मेरा आवाज नहीं जा रहा है सबको? है मैम, अच्छा, ठीक है। देखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तुम लोगों ने लास्ट दिन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्ट शीट। ठीक है, एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, कॉस्ट शीट स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसका बेसिक पता कर लेते हैं कि कॉस्ट शीट क्या है। बेसिकली हमें एक शीट यानी कि स्टेटमेंट फॉर्मेट में प्रिपेयर करके देना है, जिससे हमें कॉस्ट पता चलेगा। किस चीज का कॉस्ट? जो भी प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका, या अगर हम लोग कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो, हम लोग दो ही चीज बेच सकते हैं, या तो सर्विस सेक्टर में काम कर सकते हैं, सर्विस बेच लो। जैसे मेरा काम क्या है, सर्विस, टीचर हो, डॉक्टर हो, ठीक है, मतलब टीचर हो, डॉक्टर हो, या फिर लॉयर हो, ये सब सर्विस बेचते हैं। ठीक है, और जो मान लो तुम लोग कहीं से भी जाके कुछ जो है खाना वाना खाते हो, ठीक है, रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट वगैरह ना, फूड यानी कि वो हो गया प्रोडक्ट, और सर्विस भी मिलता है ना हमें बैठने का, ये सब, तो ये भी सर्विस भी बेचते हैं। ठीक है, बस में चढ़ोगे तो सर्विस बेचते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका कॉस्ट पता करना है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट नहीं पता करने से हम लोग उसका सेल वैल्यू नहीं पता कर पाएंगे। जैसे देखो, अगर बस वाले को ये नहीं पता होगा कि किसी एक पर्सन को 1 किलोमीटर लेके जाने पे उसका खर्चा कितना आ रहा है, तो वो उसका टिकट का वैल्यू कैसे निकालेगा कि कितना किलोमीटर जाने पे कितना जो है मतलब फेयर, यानी कि टिकट का भाड़ा कितना होना चाहिए। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट बिजनेस है तो उसमें भी वैसा ही होगा। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल, जैसे मिस्टर ए है, ठीक है, ये मान लो मिस्टर ए है, ये मैन्युफैक्चर करते हैं। ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? सपोज ये मैन्युफैक्चर करते हैं शर्ट, ठीक है, शर्ट मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, अब इनको क्या करना है, मैन्युफैक्चर करके शर्ट को क्या करना है, शर्ट को मार्केट में सेल करना है। ठीक है, इनका फिनिश गुड्स हो गया शर्ट, इनको शर्ट को मार्केट में बेचना है, तो सेल तो कर देंगे, लेकिन कितने में सेल करें, मतलब सेल प्राइस जो है वो कितना है, वो उनको पता करना है। ठीक है, अगर वो पता करना चाहते हैं कि सेल प्राइस कितना लगाए, और किसी से भी पूछते हैं ना, देखो सबको ये सब बात का पता नहीं होगा, उन्हीं को पता होगा ना जिसको कॉस्ट वगैरह का नॉलेज है। ठीक है, तो मान लो अगर किसी कॉस्ट अकाउंटेंट से ही पूछते हैं, ठीक है, ये कॉस्ट अकाउंटेंट है जिनको कॉस्ट के बारे में नॉलेज पता होता है, ये कॉस्ट अकाउंटेंट है। अगर ये पूछे इनको जाके कि मेरा एक एक शर्ट मुझे कितने में सेल करना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए, तो ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे पहले आप ये बताओ कि इस शर्ट को बनाने में आपने कितने खर्चे कर दिए। मतलब ये बोलेंगे देखो, हम शर्ट बता देंगे सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, लेकिन मुझे भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए ना, बिना इंफॉर्मेशन के हम क्या बताएं। तो क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, मिस्टर ए पूछ रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि देखो, आप बताओ कि एक शर्ट बनाने में आपका कितना खर्चा आया। ठीक है, यानी एस्टिमेट करके कॉस्ट बता दो। ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट बता दो, और ये बताओ कि आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी एक मतलब बिजनेसमैन के दिमाग में क्या होता है, प्रॉफिट का बात होता है ना, कि हम एक शर्ट बेच के 100 रुपए कमाना चाहते हैं, ऐसा कुछ तो होगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट से कॉस्ट का पता चल जाएगा कॉस्ट अकाउंटेंट को, और प्रॉफिटेबिलिटी से प्रॉफिट का पता चल जाएगा, और ये दोनों को ऐड करके ये बता देंगे सेलिंग प्राइस।
ठीक है, कितने में शर्ट को बेचना चाहिए, ये ऐड करके सेलिंग प्राइस बता देंगे। अब इसी चीज को, ये पूरे कॉस्ट को जब हम लोग एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन करेंगे तो वही बन जाएगा कॉस्ट शीट। ठीक है, वही कॉस्ट शीट बन जाएगा। तो कॉस्ट शीट क्यों कैलकुलेट करना है, इसका नीड क्या है, ताकि हम लोग को किसी भी फिनिश्ड गुड्स का एस्टिमेटेड कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पता चले। ठीक है, और इस ताकि हम लोग प्रोडक्ट को मार्केट में सही प्राइस में बेच पाए। और कॉस्ट भी ना हम लोग ब्रेकअप करके लिखेंगे, मतलब कॉस्ट को अलग अलग सेक्टर में लिख के दिखाएंगे। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल का कितना, डायरेक्ट लेबर का कितना, फैक्ट्री में कितना खर्चा हुआ, हर एक चीज को, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि देखो वो जो शर्ट बनेगा, शर्ट का जो सेलिंग प्राइस होगा, उससे हम लोग अपना सारा खर्चा कैलकुलेट करेंगे। देखो हम लोग मेटेरियल पढ़ते हैं, लेबर पढ़ते हैं, ओवरहेड पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, तो ओवरहेड हुआ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हुआ। तो ये सब में हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ खर्चा डायरेक्टली प्रोडक्ट में ऐड हो जाता है, उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो नहीं हो पाता है यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि ओवरहेड, उसे हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग तरीके से अपोर्शन करना पड़ता है, लेकिन प्रोडक्ट में तो चार्ज करना पड़ेगा। तो वही चीज है, हम लोगों को अपना कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है, और कॉस्ट शीट में हम लोग प्रॉफिट को ऐड करके सेलिंग प्राइस में निकाल सकते हैं। लेकिन बेसिकली कॉस्ट शीट का मतलब होता है कॉस्ट का ही डिटेल्स। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रॉफिट भी ऐड करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कॉस्ट शीट जब बनाने बोलेगा तो प्रॉफिट भी बता देता है, तो प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, कॉस्ट शीट हम लोग क्यों बनाते हैं। पहला, it is a statement of estimated cost and profitability। देखो एस्टिमेटेड क्यों है, प्रोडक्ट को बनाने के पहले ही तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कितना में हम लोग सेल करेंगे। मार्केटिंग भी तो करना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट इतने तारीख को हम लोग मतलब जो देखो नॉर्मली क्या होता है, मोबाइल वोबाइल का पहले से ही ऐड आते रहता है ना, बड़े बड़े प्रोडक्ट का, कि ये इतने तारीख को लॉन्च होगा, ये होगा वो होगा। तो एस्टिमेटेड क्यों होता है, क्योंकि देखो हम लोगों ने ओवरहेड में भी देखा था, कुछ खर्चा ऐसा होता है जिसे एस्टिमेटेड वे में ही लगाना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल। ये तो प्रोडक्ट जब पूरा बन जाएगा उसके बाद ही आएगा, लेकिन क्या उस बीच में हम लोग, मतलब देखो हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक सिस्टमेटिक वे में आता है, तो क्या हम लोग प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा, ऐसा बात तो नहीं है ना। तो इसीलिए एस्टिमेटेड कॉस्ट या प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग ये स्टेटमेंट को बनाते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट अर्न करना है एस्टिमेटेड वे में और कितना कॉस्ट हम लोग का हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, इट इज डिजाइन्ड टू शो output of a particular accounting period along with the breakup of कॉस्ट। बोल रहा है ये ऐसा डिजाइन किया गया है, ये जो कॉस्ट शीट है, ताकि हम लोग यहाँ पर आउटपुट भी देखें। अगर कॉस्ट शीट का प्रॉपर फॉर्मेट देखोगे ना तो वहां लिखा हुआ भी रहता है ये कितने आउटपुट, कितने यूनिट प्रोडक्शन के लिए बनाया गया है। तो प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है ना उसमें आउटपुट भी दिखाया जाता है, और एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है, कितने आउटपुट हम लोग चाहते हैं, मतलब कितना फिनिश गुड्स हम लोग बनाना चाहते हैं, उसका डिटेल्स भी रहता है, और कॉस्ट का ब्रेकअप भी रहता है। ठीक है, it provides informations relating to cost per unit at different stages of total cost of production। क्या बोला है देखो, it provides
इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, यहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, रिलेटिंग टू कॉस्ट पर यूनिट, जैसे टोटल भी मिल जाएगा जितना आउटपुट, जैसे मान लो अगर हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे हैं 10,000 यूनिट के लिए, ठीक है, सपोज हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे हैं 10,000 यूनिट आउटपुट के लिए, तो हम लोग ना दो कॉलम बना सकते हैं, एक पर यूनिट का और एक टोटल का। तो ये ऐसे डिजाइन किया जाता है, देखो जहां पर हम लोग टोटल आउटपुट जितना है उसके बेसिस पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट भी मिल जाएगा, और कॉस्ट पर यूनिट डिफरेंट स्टेजेस पे मिल जाएगा, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस मतलब फैक्ट्री कॉस्ट का पर यूनिट कितना है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का पर यूनिट कितना है, क्योंकि एक्चुअली कॉस्ट शीट तो हमारा फंक्शनल बेसिस पे बनेगा ना, तो हर एक फंक्शन पे कितना पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है वो हम लोग इजीली यहाँ पर देख पाएंगे। इसका ऐसा ही प्रेजेंटेशन बनता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे ऑल कॉस्ट related to manufacturing related to manufacture of product and its administration and marketing are added up। देखो यहाँ पर क्या क्या खर्चा हम लोग ऐड करते हैं, कॉस्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर मतलब जैसे फैक्ट्री का कॉस्ट, ठीक है, प्रोडक्ट का फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कॉस्ट, और मार्केटिंग यानी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड बोल लो या फैक्ट्री ओवरहेड बोल लो, ये सबको हम लोग ऐड करके यहाँ पर लिखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट पे, आफ्टर एडिंग the desired profit, sales value may be determined, ठीक है। और ये सब ऐड करने के बाद, जितने तरीके का कॉस्ट है ये सबको ऐड करने के बाद और डिजायर प्रॉफिट को ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा सेल वैल्यू, क्योंकि सेल वैल्यू कैसे मिलता है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल वैल्यू मिल जाता है। पहले हमें कॉस्ट निकाल के देना है, कैसा कॉस्ट हमें मिल सकता है, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, ठीक है, ये सारे कॉस्ट को ऐड करके प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट, जो हम लोग प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं वो प्रॉफिट को ऐड करके हम लोग सेल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मतलब समझने के लिए कि कॉस्ट शीट चीज क्या है, ठीक है, इसीलिए ये सब डेफिनेशंस मतलब पॉइंट्स मैंने लिखवाया। तो कॉस्ट शीट क्या हो गया, कॉस्ट शीट में हम लोग को क्या मिल जाता है, कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट का डिटेल्स मिल जाता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट और डिजायर्ड प्रॉफिट, ये हम लोग कॉस्ट शीट में दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को टोटल आउटपुट बेसिस पे भी डेटा मिल जाता है ब्रेकअप कॉस्ट के साथ, उसके साथ साथ हमें कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे भी मिल जाएगा कॉस्ट का वैल्यू, मतलब कॉस्ट पर यूनिट भी मिल जाएगा हर एक अलग अलग स्टेज पे, ठीक है। इस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन होता है, और एकदम एंड में डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड करके हम लोग अपना सेल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नॉर्मली कॉस्ट जो है एलिमेंट के हिसाब से कॉस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एलिमेंट के हिसाब से अगर देखें, कॉस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कॉस्ट को ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जब हम लोग बेसिक ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं तो वो सब हम मतलब बताते हैं तुम लोग को, ठीक है। तो जिन्होंने किया है ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है एक बार क्लासेस जो है देख सकते हो, प्रीवियस क्लासेस जो है, नहीं तो हम यहाँ पर जितना जरूरत है फिलहाल के लिए उतना बता रहे हैं। देखो कॉस्ट को ना, जैसे कॉस्ट को उसके बिहेवियर के हिसाब से तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट, आउटपुट के हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, फंक्शन के हिसाब से फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वैसे ही एलिमेंट के हिसाब से कॉस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये है एलिमेंट के हिसाब से जो है डिवीजन, रॉ मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। और हर एक चीज का दो पार्ट होता है, ये तो हम पहले भी बताए हैं तुम लोग को। देखो डायरेक्ट
रॉ मटेरियल इनडायरेक्ट, इसका हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल भी देखा, क्वेश्चन भी देखा। कहाँ पर? ओवरहेड चैप्टर में। ओवरहेड चैप्टर में हम लोगों ने इनडायरेक्ट मटेरियल का देखा, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या? जो मटेरियल हमारा डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए काम में नहीं आता है, ठीक है। जैसे शर्ट बन रहा है, जैसे मैंने बोला इनका शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो शर्ट के लिए जो क्लोथ या कपड़ा जो भी बोलो लग रहा है वो डायरेक्ट रॉ मटेरियल है। लेकिन उसमें जो धागा लग रहा है, ठीक है, स्टिचेस करने के लिए जो धागा लग रहा है वो क्या हो जाएगा? वो हम लोग का नहीं, धागा भी हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल ही होगा। फिर भी धागा का खर्चा भी ना हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में इतना आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेटर और एग्जांपल हो सकता है कि जिस मशीन पे वो शर्ट बन रहा है उस मशीन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हम लोग अगर उसमें कुछ ऑयल ग्रीजिंग वगैरह यूज करें तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, ठीक है। उसका प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। लेबर का डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट लेबर का मतलब हो जाएगा जो शर्ट बना रहे हैं वो हो गए डायरेक्ट लेबर, ठीक है। और मान लो कोई सिक्योरिटी गार्ड है गोडाउन के बाहर, तो वो भी लेबर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा। फिर अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस का मतलब कौन सा एक्सपेंसेस होता है? मटेरियल और लेबर के अलावा जितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अदर एक्सपेंसेस। डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस का मतलब रॉ मटेरियल को कैरी करके लेके आने का जो खर्चा होता है उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। जैसे कैरेज इनवर्ड, ठीक है, वो हमारे रॉ मटेरियल के कॉस्ट में, परचेज प्राइस में ही ऐड होगा, तो वो हो गया डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। और इसी तरह से इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस भी हो सकता है। अब यहाँ पर कॉस्ट शीट में हमें क्या करना है? खर्चे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरीके से दिखाना है। तो जब हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, ये देखो, डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब को एक साथ करते हैं ऐड, तो जो निकल के आता है इसे हम लोग बोलते हैं, ये सब एक साथ ऐड करके जो हमारे पास कैलकुलेट होके आएगा इसे हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। मतलब पहला खर्चा अगर प्रोडक्शन करना है तो ये खर्चा करना ही पड़ेगा। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसको हम लोगों ने ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा, ओवरहेड बोला जाता है कॉस्टिंग के लैंग्वेज में, बात एक ही है, इनडायरेक्ट हो या ओवरहेड हो, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड का एक्सपेंसेस। इसे हम लोग फंक्शन वाइज डिवाइड करेंगे। ये जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है मतलब ओवरहेड का खर्चा, इसे हम लोग फंक्शन वाइज डिवाइड करते हैं। और कॉस्ट शीट में कितना फंक्शंस हम लोग शो करते हैं? मेनली 3 फंक्शन हम लोग शो करते हैं। एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री का। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, यानी ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का इनडायरेक्ट खर्चा। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यानी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। देखो कॉस्ट शीट बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मतलब जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी खर्चे का लिस्ट दिया हुआ रहेगा हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। अब डायरेक्ट में ढूंढना पड़ेगा मेटेरियल का खर्चा कौन सा है, लेबर, ठीक है, वो तो पढ़ के समझ में आएगा कौन सा मेटेरियल है कौन सा लेबर है। फैक्ट्री का कौन सा खर्चा है, कौन सा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का है, हर एक फंक्शन वाइज हमें उसको पुट करना पड़ेगा। तो उस फॉर्मेट में पूरा हमारा कॉस्ट शीट बन जाएगा, ठीक है। तो हमें मेनली इस चीज को प्रिपेयर करना है शीट फॉर्मेट में, मतलब स्टेटमेंट रहेगा उसी हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर रॉ मटेरियल को जब हम लोग प्रोसेस करते हैं ये बन जाता है फिनिश्ड गुड्स। ये देखो रॉ मटेरियल को जब हम लोग प्रोसेस करेंगे तो ये बन जाएगा फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल प्रोसेस कहाँ पर होगा? रॉ मटेरियल का प्रोसेस होने का मतलब है कि प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट का, और ये होता है फैक्ट्री में, ठीक है। ये कहाँ पर होगा? फैक्ट्री में। तो यहाँ पर जो खर्चा लगता है उसे हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में जब ट्रांसफर होता है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा पहले प्रोडक्शन हो जाएगा, प्रोडक्शन होने के बाद क्या होगा? प्रोडक्शन होने के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ऐड होता है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, उसके बाद आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे लाइन बाय लाइन ही हमें खर्चे को ऐड करना होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
ओवर इट, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्यों होगा? देखो नॉर्मल सा बात है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले फैक्ट्री में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, जैसे शर्ट ही बन रहा है तो पहले शर्ट बनेगा, ठीक है, उसके बाद वहां पर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी ऐड करेंगे। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कैसा होता है? देखो, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ना दो तरीके का हो सकता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड भी होता है, जनरल भी होता है। ये देखो यहाँ पर लिख देते हैं, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यहाँ पर लिख देते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, जैसे प्रोडक्शन जहां पर होता है वो फैक्ट्री का खर्चा माना जाता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का दो तरीके का खर्चा हो सकता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी खर्चा हो सकता है, और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होगा उसे हम लोग बोलेंगे जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा क्या हो सकता है? जैसे मान लो, इसका एग्जाम्पल अगर दे तो लाइक सुपरवाइजर जो है, सुपरवाइजर को हम लोग रख रहे हैं, ठीक है, उनको जो सैलरी दे रहे हैं, सुपरवाइजर का काम क्या है, लेबर जो काम कर रहे हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको लुक आफ्टर करना, ठीक है। तो रिलेटेड विथ प्रोडक्शन में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं सुपरवाइजर सैलरी, ठीक है, सुपरवाइजर सैलरी। अच्छा, और क्या हो सकता है? जो इम्प्लॉय मेटेरियल कंट्रोल का, जो मतलब मेटेरियल कंट्रोल करते हैं, मतलब मेटेरियल ठीक तरीके से मैनेज करने करने का भी तो एक टास्क हो सकता है ना, तो उसका खर्चा। तो यहाँ पर कहाँ लिखें? ये तो गड़बड़ हो गया, काम करते पीछे लिख देंगे, ठीक है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन यहाँ पर लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवर इट, यहाँ लिख देते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर तुम लोग का जगह है तो तुम लोग वहीं पर लिख लो रिलेटेड टू प्रोडक्शन और जनरल। तो इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि समझ में आए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन में एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा सुपरवाइजर सैलरी। सुपरवाइजर को अगर सैलरी दे रहे हैं जो उन लेबर को सुपरवाइज कर रहे हैं जो प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, तो उनको दिया गया सैलरी हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड सैलरी माना जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। और इम्प्लॉई, ऐसे इम्प्लॉई जो रॉ मटेरियल को मैनेज कर रहे हैं, हु कंट्रोल मटेरियल, ये मैंने दो एग्जांपल दिया, और भी हो सकता है। मतलब देखो, मटेरियल खरीद के लेके आ गए, लेकिन मटेरियल का वेस्टेज भी तो हो सकता है कि अगर मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो मटेरियल का वेस्टेज हो रहा है, तो प्रॉपरली मटेरियल को कंट्रोल करना, उसके लिए जिनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, तो वो तो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम हो गया ना, इसीलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का प्रोडक्शन से रिलेटेड काम माना जाएगा। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि मान लो अकाउंटेंट का सैलरी, ठीक है, बिजनेस में हम लोग अकाउंटेंट रखे हैं, तो अकाउंटेंट को जो सैलरी दे रहे हैं वो हम लोग का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो गया। या फिर कोई जनरल एम्प्लॉय है, उनको जो हम लोग सैलरी दे रहे हैं वो हम लोग का हो जाएगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे, हम लोगों को तो बहुत लीस्ट वैसे तो याद नहीं रख सकते हैं कि लीस्ट लाइन बाय लाइन याद रख ले, अगर कंसेप्ट रहेगा तो हम लोग जो जो भी खर्चा दिया हुआ रहेगा, जो भी एक्सपेंसेस दिया हुआ रहेगा, उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है या नहीं है तो कैसा है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में लिखेंगे सेल रिलेटेड एक्सपेंसेस, यहां पर लिख देते हैं सेल रिलेटेड एक्सपेंस और मार्केटिंग, marketing expenses like advertisement, selling commission। देखो,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब सेल करवाने का खर्चा। तो एक प्रोडक्ट मार्केट में नया आया है, वो पता कैसे चलेगा? जब तक हम लोग उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक तो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो सेलिंग का खर्चा मतलब एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, सेल रिलेटेड एक्सपेंसेस या फिर मार्केटिंग एक्सपेंसेस जितना भी होता है उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंडर लाया जाता है, ठीक है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, सेलिंग कमीशन, मतलब अगर कोई सेलिंग एजेंट को रखे तो उनको कमीशन दे रहा है तो वो खर्चा हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में मान लो हम लोगों ने डिलीवरी वैन का अरेंजमेंट किया है जिसके थ्रू से हम लोग प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। तो इस तरीके से कैटेगरी डिवाइड किया गया। ये फैक्ट्री ऑफिस और सेलिंग के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया कि फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम हो रहा है वहां जो भी खर्चा। अब प्रोडक्शन से रिलेटेड काम का मतलब रॉ मटेरियल से जब फिनिश गुड्स बन रहा है तो इस बीच में एक प्रोसेसिंग चलता है जिससे रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होता है। तो ये जो प्रोसेसिंग है जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, ये फैक्ट्री ओवरहेड का बात हो गया। उसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और एकदम एंड में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जब पूरा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तभी हम लोग उस पर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करेंगे बेचने के लिए, ठीक है। तो ये एकदम एंड वाला खर्चा हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट शीट है क्या। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो, ताकि हम लोग कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर पाए। तो एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ताकि हम लोग कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर पाए। सेकेंड, कंट्रोलिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए। देखो, अगर हमारे सामने एक ऐसा शीट रहेगा, ऐसा स्टेटमेंट फॉर्मेट पे डेटा रहेगा जहां पर हमें दिखेगा कि कॉस्ट कितना लग रहा है, अगर हमारे पास डिटेल्स में रहेगा तो हम लोग वो देख के उसको एनालिसिस कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि क्या हम लोग का कॉस्ट जो है वो हम लोग का ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। और मतलब कॉस्ट को क्या करना है, देखो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा कि उसका कॉस्ट या तो वो रिड्यूस्ड कर पाए, ठीक है, या फिर वो जहां है वहीं पर मैनेज कर पाए, यानी कि उसको कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी कॉस्ट शीट हेल्प करता है क्योंकि वहां से हमें पूरा पूरा दिखता है कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसा है कॉस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो कंट्रोलिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट हो जाएगा सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करने पे, यानी फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और एकदम एंड में लिखेंगे सबमिटिंग ऑफ टेंडर। देखो, अगर हमें ये पता होता है कि हम लोग का कॉस्ट वगैरह कितना हो रहा है तो हम लोग टेंडर भी सबमिट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है, जैसे देखो रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए टेंडर जो है बुलाया जाता है। मतलब क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल परचेस करना है, फैक्ट्री वगैरह का बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है तो वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा परचेस करते हैं। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग टेंडर मतलब जो है पेपर में एडवर्टाइज देते हैं, न्यूज़पेपर जो है उसमें, ठीक है, एडवर्टाइज देते हैं तो वहां पर बताते हैं कि हमें इस तरीके का रॉ मटेरियल चाहिए, फिर इसको बोलते हैं टेंडर, ठीक है। और वो एडवर्टाइजमेंट देख के जिनके पास वो रॉ मटेरियल है वो अपना कोटेशन प्राइस यानी कितने में सेल करना चाहते हैं वो कंपनी को ऑफर करते हैं ईमेल करके, या फिर मतलब आजकल तो ईमेल ही होता है, ईमेल करके अपना जो भी कोटेशन वगैरह है भेजते हैं। फिर कंपनी मीटिंग करके डिसाइड करती है कि किससे परचेस करे, ठीक है। उसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। सिर्फ सस्ते में मिल रहा है ये बड़ा बात नहीं है, मतलब हमें कम दाम में मिल रहा है हम लोग ले लेंगे ये बड़ा बात नहीं है। देखना भी पड़ेगा कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना लग रहा है, क्वालिटी कैसा है। सिर्फ सस्ता देखने से नहीं होगा, प्रोडक्ट का क्वालिटी भी मेंटेन करना पड़ेगा। वैसे ही अगर कॉस्ट शीट बना लेते हैं और हमें अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऐड करके सेलिंग प्राइस अगर पता चलेगा तब ना हम लोग अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। तो हम लोग भी अपना जो है टेंडर सबमिट कर सकते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट किसी को होगा तो हम लोग भी टेंडर सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। तो कॉस्ट शीट का इंपॉर्टेंस ये है कि हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट कर पाएंगे, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कॉस्ट कितना लग रहा है, कॉस्ट को कंट्रोल में रख पाएंगे, अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। जैसे मान लो कि अगर तुम लोग का टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है, तो उससे क्या एनालिसिस कर
पाते हैं ना कि तुम लोग भी कर पाओगे, हम लोग भी कर पाएंगे कि क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, ठीक है। तो इससे तुम लोगों का जो भी खराब हो रहा है या अच्छा हो रहा है उसको तुम लोग क्या कर सकते हो, उसको एक कंट्रोल में रख सकते हो। वैसे ही कंट्रोलिंग कॉस्ट, कॉस्ट अगर हमारे सामने ही रहेगा कि किसमें कितना कॉस्ट लगा तो वो कंट्रोल हम लोग कर पाएंगे। और डेटा नहीं रहेगा तो कैसे समझ में आएगा। और उसके बाद सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाएंगे, फिर हम लोग टेंडर भी चाहे तो सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कैसा होता है। अब हम लोग फॉर्मेट पढ़ते हैं। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट का ना मेनली दो फॉर्मेट होता है। एक होता है सिंपल, यानी जिसे बोलते हैं बेसिक फॉर्मेट, और दूसरा होता है डिटेल्स। बेसिक और डिटेल्स फॉर्मेट, ठीक है। बेसिक फॉर्मेट जो है उसी को अगर हम लोग एनालिसिस और भी ज्यादा करके लिखे तो वो हमारा डिटेल फॉर्मेट हो जाता है। तो बेसिक फॉर्मेट पहले देख लेते हैं, बेसिक फॉर्मेट पढ़ लेंगे तो डिटेल फॉर्मेट आराम से समझ में आएगा। तो बेसिक फॉर्मेट का स्ट्रक्चर बना के देते हैं, देखो कैसे होगा। बेसिक फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट में आएगा सबसे पहले डायरेक्ट रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ये सबसे पहला पार्ट है। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो हम लोग प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें पहले यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कितना परचेस किए वो मैटर नहीं है, ठीक है। परचेस कितना भी करें, हम लोगों ने कितना कंजम्पशन किया वही हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट को बताएगा। जैसे मान लो मैंने बोला शर्ट मैन्युफैक्चर करना, तो हम लोग कितना मीटर भी कपड़ा खरीद के लेके आए, एक शर्ट को बनाने में जितना मीटर कपड़े का जरूरत होगा, हाँ, उतना ही हमारा जो है प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो वो हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल परचेज नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें लिखना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोगों ने मान लो 10 मीटर कपड़ा खरीद के लेके आए हैं, तो क्या एक शर्ट बनाने में 10 मीटर कपड़ा लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो फिर एक शर्ट के खर्चे में वो पूरा का पूरा कपड़े का खर्चा क्यों ऐड करे। इसीलिए डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखेंगे, रॉ मटेरियल परचेज नहीं लिखना है। मतलब अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रहेगा भी तो उसको यूज करके हमें कंज्यूम्ड कितना है वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट लिखेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, या फिर जिसे बोला जाता है चार्जेबल एक्सपेंस भी। मतलब क्वेश्चन में लैंग्वेज रह सकता है चार्जेबल एक्सपेंस। ठीक है, तो ये सब मिला के क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। और देखो मैंने यहाँ पर वही चीज लिखा था, ये देखो, ये डायरेक्ट जितने भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब मिला के हो जाता है हम लोगों का प्राइम कॉस्ट। अब जैसे ही प्राइम कॉस्ट पता चल गया, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फैक्ट्री का खर्चा। तो ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, या फिर इसका दूसरा नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड, या फिर इसका नाम होता है वर्क्स ओवरहेड। तो कोई भी नाम पे रह सकता है, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। ये सब ऐड करने से जो कैलकुलेट होके आएगा उसे हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा एक काम करते, फैक्ट्री के नीचे फैक्ट्री लिखते, समझने में आसानी होगा। फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, कितना मटेरियल कंजम्पशन हुआ, लेबर को कितना पेमेंट किए, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है तो वो, ये सब ऐड करने से प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड, अब फैक्ट्री का ना 3 नाम हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब भी जो है, प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब भी वही है, वर्क्स ओवरहेड का मतलब भी वही है। तो क्वेश्चन में फैक्ट्री नहीं दिया तो कंफ्यूज मत हो जाओ,
प्रोडक्शन या वर्क्स ओवरहेड का मतलब भी वही होता है। और ये प्राइम कॉस्ट में ऐड होने से क्या निकल के आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट ऐड करेंगे, ये देखो फैक्ट्री के बाद कौन सा खर्चा आएगा, इस सीक्वेंस में चलेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो ऐड कर लेते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। ये ऐड करने से जो वैल्यू निकल के आएगा इसे हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन यहाँ पर खत्म हो गया और प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई खर्चा नहीं होगा। अब जो भी खर्चा होगा वो एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड होगा। अब नेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। और ऐड होके आ जाएगा हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं। और इसमें अगर प्रॉफिट गिवन रहेगा क्वेश्चन में तो वो ऐड करने से आ जाएगा हम लोग के पास सेलिंग प्राइस। इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं, सेल्स वैल्यू भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हाइफन देके लिख देते हैं सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू या सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं। ठीक है, ये है बेसिक फॉर्मेट। ठीक है, बेसिक फॉर्मेट जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया ना, कैसे कैसे कॉस्ट ऐड होता है, उसी को ऐड कर करके जस्ट मैंने लिख दिया। और ये फॉर्मेट कैसे बनता है, जैसे कोई एक प्रोडक्ट बनेगा, जैसे मान लो शर्ट बना रहे तो सबसे पहले कपड़ा लाना पड़ेगा, फिर जिनको वो शर्ट सीलना आता है, ठीक है, उनको यानी लेबर को अपॉइंट करना पड़ेगा। और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है ये मटेरियल को लेके आने में तो वो भी यहाँ ऐड हो जाएगा। फिर अगर मान लो फैक्ट्री में शर्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है तो फैक्ट्री में लेबर भी होंगे, जो कि मतलब फैक्ट्री में मशीन्स का यूज करते हैं तो फैक्ट्री का खर्चा। फिर जैसे ही फैक्ट्री में ये प्रोडक्शन हो गया तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड खर्चे भी तो प्रोडक्ट में ऐड करना पड़ेगा, वो भी तो कस्टमर से रिकवर करना है। उसके बाद शर्ट को बिकवाने के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना पड़ेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और जब टोटल कॉस्ट मिल जाएगा उसमें डिजायरेबल प्रॉफिट को ऐड करके हम लोग सेलिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया बेसिक फॉर्मेट। अब डिटेल्स फॉर्मेट देखते हैं। डिटेल्स फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। डिटेल्स में क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फैक्ट्री कॉस्ट भी निकालेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज बहुत से लोगों से गलत होता है, जब खर्चे को ऐड करते हैं तो लिखते हैं ओवरहेड, जब ऐड हो जाता है तो उसे लिखते हैं कॉस्ट। ठीक है, ओवरहेड का मतलब हो गया एक्सपेंसेस कितना हम लोगों ने किया, और कॉस्ट का मतलब हो गया अब तक का टोटल खर्चा। ठीक है, इसीलिए इसे वर्क्स कॉस्ट लिखा जाता है। वर्क्स कॉस्ट का मतलब क्या हो जाता है पता है, वर्क्स कॉस्ट का मतलब सिर्फ फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, वर्क्स कॉस्ट का मतलब है यहां से लेके यहां तक का खर्चा, और वर्क्स ओवरहेड का मतलब है सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री का खर्चा, ये फर्क होता है। तो अगर ओवरहेड बोल रहा है और कॉस्ट बोल रहा है, दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। जब फैक्ट्री कॉस्ट का बात हो रहा है तो यहां से लेके यहां का बात हो रहा है, और जब फैक्ट्री ओवरहेड का बात हो रहा है तो सिर्फ ये अमाउंट का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है, ओवरहेड और कॉस्ट यहाँ पर एक जैसा कंसेप्ट में नहीं चलता है। ठीक है, अच्छा अब फैक्ट्री कॉस्ट का हम लोग यहाँ पर दोनों तरीके से फाइंड आउट करेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट को एक हो जाएगा नेट और ग्रॉस, ग्रॉस और नेट लिखते हैं, पहले ग्रॉस लिखने से ठीक रहेगा। फैक्ट्री कॉस्ट को हम लोग ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और नेट फैक्ट्री कॉस्ट दोनों पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है,
देखो डिटेल्स में क्या क्या आएगा, डिटेल्स में प्राइम कॉस्ट आएगा, तो ये बेसिक फॉर्मेट में भी प्राइम कॉस्ट है। अच्छा, उसके बाद आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, तो यहाँ पर भी फैक्ट्री कॉस्ट है, लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट को हम लोग ग्रॉस और नेट दोनों पार्ट में डिवाइड करेंगे, वो कैसे होगा अभी देखेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब यहाँ पर भी आया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो यहाँ पर हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई नहीं करवाया बेसिक फॉर्मेट में, यहाँ पर करेंगे। और कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब यहाँ पर ये वाला टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो कुछ इसमें और भी डिटेल्स है, इसीलिए तो इस फॉर्मेट का नाम है डिटेल्स फॉर्मेट, ठीक है। तो अब देखो ये डिटेल्स फॉर्मेट कैसे देखने में होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था रॉ मटेरियल कंज्यूम, लेकिन हम लोगों को अगर कंज्यूम क्वेश्चन में नहीं देगा तो जो इन्फॉर्मेशन रहेगा उससे हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या डिटेल्स रह सकता है, तो डिटेल्स ऐसा हो सकता है, यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखो हम लोग कैसे पता करेंगे कि हम लोगों ने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। अगर हम लोग के पास पहले से कोई रॉ मटेरियल है तो उसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखेंगे। फिर लिखेंगे अगर हम लोगों ने कोई नया रॉ मटेरियल परचेज किया है तो परचेज, परचेज में क्या होगा, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस लाइक कैरेज, इनवर्ड, फ्रेट, इनवर्ड एटसेट्रा। देखो अगर हम लोग जो स्टॉक परचेस कर रहे हैं उसको गोडाउन तक लाने का जो भी खर्चा है वो इसमें ऐड हो जाएगा। परचेस को कॉस्ट को इस तरीके से बढ़ाएंगे, जैसे तुम लोग कभी फाइनल अकाउंट्स तो किए ही होंगे, तो ट्रेडिंग में हम लोग टू परचेस लिखने के अलावा क्या लिखते हैं, यहाँ पर टू कैरेज इनवर्ड लिखते हैं, टू फ्रेट इनवर्ड लिखते हैं, वेजेस लिखते हैं। ये सब खर्चा यहाँ ही क्यों लिखा जाता है, ये हम लोग ये मान के चलते हैं कि स्टॉक को हम लोग जो परचेस कर रहे हैं, क्या जहां परचेस करें वहीं पर बेचना स्टार्ट कर दे या वहां मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दे। अगर रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो वैसा थोड़ी होता है, हम लोग को स्पेसिफिक लोकेशन तक लाना पड़ता है, तो वो लोकेशन तक लेके आने का जो खर्चा है वो हमें प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना पड़ता है। तो जो परचेस करेंगे उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि किसी भी तरीके का डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड विथ परचेस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लेस करना पड़ सकता है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ पैकेजेस। अगर हम लोगों के पास रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल कैरी करके लेके आए, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई पैकेजेस है जिसको हम लोग बेच सकते हैं, बेच के अगर हमारे पास कुछ रिकवरी होता है तो वो हम लोग लेस कर सकते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने जो है कि रॉ मटेरियल को स्पेसिफिकली पैकेजिंग करके लेके आए, अब वो जो इसमें पैक करके लाए तो उसको हम लोग मान लो कार्डबोर्ड वगैरह में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं अगर वो मार्केट में उसका कोई सेलेबल वैल्यू है, ठीक है। या फिर मान लो कोई लिक्विड केमिकल वगैरह था, उसका जो बॉटल वगैरह है वो मार्केट में सेल हो जा रहा है स्क्रैप के भाव में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बोलेंगे कि हमारे रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो गया, ठीक है। रॉ मटेरियल को जब हम लोग कैरी करके लेके आ रहे हैं उसके बाद अगर हम लोग उसे, उसका जो पैकेजिंग वगैरह था या फिर उससे रिलेटेड कोई भी स्क्रैप अगर हम लोग सेल कर पाते हैं तो हमारे रॉ मटेरियल का कॉस्ट जरूर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा कैलकुलेट करने से रॉ मटेरियल अवेलेबल। ये कैलकुलेट करने से क्या निकल के आएगा, रॉ मटेरियल अवेलेबल। एक्चुअली हम लोग ये क्या कर रहे हैं, डिटेल्स फॉर्मेट बना रहे हैं। डिटेल्स फॉर्मेट में हम लोग हर एक बात को लिखेंगे, ठीक है। हम लोग के पास पहले से कोई रॉ मटेरियल था, हम लोगों ने कुछ खरीदा और रॉ मटेरियल जो खरीद के लेके आए उससे रिलेटेड कुछ ऐसा हमारे पास स्क्रैप था, मतलब ऐसा कोई मतलब क्या बोले, ऐसा कुछ चीज हमारे पास बच गया जिसे हम लोग मार्केट में बेच के स्क्रैप के भाव में, ठीक है, स्क्रैप बोल के बेच के कुछ रिकवरी कर सकते हैं, तो कॉस्ट कम हो जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है और उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है। ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब रॉ मटेरियल अवेलेबल पता चल गया, यहां से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जितना रॉ मटेरियल था और अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उससे लेस कर देते हैं
कैसे पता चलेगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? जितना रॉ मटेरियल था, अभी अगर चेंजेस दिख रहा है तो इसका मतलब कुछ यूज हुआ होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करने से हमें क्या पता चलेगा? रॉ मटेरियल हम लोगों ने कितना यूज किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, हम लोगों ने रॉ मटेरियल कितना यूज किया है, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे पता चलेगा? हम लोगों ने कितना कितना था हम लोग के पास, कितना खरीदा गया। ठीक है, तो टोटल अवेलेबल स्टॉक, और ये हम लोग लेस करेंगे ताकि हमारा कॉस्ट रिडक्शन हो। ठीक है, तो ये लेस कर देंगे, तो जितना रॉ मटेरियल हमारे पास है जितने रुपए का, और क्लोजिंग स्टॉक में जितना था, ठीक है, रॉ मटेरियल जितना अवेलेबल था और अभी जितना है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमें बताएगा कि कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है। ऐसे मान लो हमारे पास 1000 रुपए का रॉ मटेरियल था, अभी दिख रहा है 300 रुपए का रॉ मटेरियल है, इसका मतलब 700 रुपए का रॉ मटेरियल हम लोगों ने क्या किया है? कंज्यूम्ड किया है। 700 रुपीज का रॉ मटेरियल ने हम लोगों ने कंज्यूम किया है, तो ये क्या निकल गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग का निकल गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो निकल के आएगा प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। अब हम एक ही लैंग्वेज लिख रहे हैं, सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि मैंने पहले ही बताया फैक्ट्री ओवरहेड का और भी दो नाम होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड और वर्क्स ओवरहेड। मैंने यहाँ पर लिखवाया तो यहाँ पर एप्लीकेबल और नहीं कर रहे हैं, एक ही बात है, यहाँ भी सेम बात ही एप्लीकेबल होगा। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने से निकल के आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये फैक्ट्री कॉस्ट में अगर हम लोग ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं WIP, ठीक है, ये ऐड अगर कर देते हैं तो हम लोग के पास जो निकल के आएगा उसे हम लोग बोलेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। जो कि मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट को डिटेल्स में, हर एक चीज को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखो, फैक्ट्री कॉस्ट जो है उसमें अगर प्रीवियस ईयर का कोई WIP है, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब आधा बना हुआ जो है प्रोडक्ट। जैसे मान लो हम लोग शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो शर्ट में मान लो सारा चीज लग गया है, लेकिन उसमें जो बटन होता है वो नहीं लगाया गया है अभी तक। ठीक है, और उसको पैक करने के लिए क्या किया जाता है? उस पर लेबल वगैरह किया जाता है ना, शर्ट के लेबल पे लिखा हुआ रहता है ना उसका साइज वगैरह, ये सब करना बाकी है, मतलब आधा अधूरा है अभी भी। ठीक है, तो अगर जितने सारे आधा अधूरा शर्ट है वो इस बार हम लोग पूरा करना चाहेंगे, ऑब्वियस सा बात है, हर ईयर एंड में हम लोग का कुछ सेमी फिनिश्ड गुड्स तो रह ही जाएगा, मतलब जो वर्क इन प्रोग्रेस में रह जाएगा, तो उसको पूरा करने का हमारा जो है टास्क रहता है। जैसे मान लो डेली बेसिस पे तुम लोगों ने कोई चैप्टर लिया, अब अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट दिन उसे ही ना कंप्लीट करोगे, वैसे ही प्लस नया कोई चैप्टर करोगे। तो अगर हम लोग का प्रीवियसली कोई WIP स्टॉक है तो हम लोग उसे पूरा करने चाहेंगे, और वो खर्चा कहाँ ऐड होगा? फैक्ट्री में, क्योंकि प्रोडक्शन का कंप्लीशन जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट से ही रिलेटेड होता है। तो ये ऐड करने से हम लोग के पास आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग यहां से लेस अगर कर देते हैं करेंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, मतलब इस साल का भी तो कुछ आधा अधूरा जो है प्रोडक्ट हो सकता है, वो लेस कर देने से हमारे पास आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब इस बार हम लोग का कितना फैक्ट्री कॉस्ट हुआ, नेट करके आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग के पास कुछ ओपनिंग WIP है, WIP का मैंने मतलब समझाया कि आधा फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, आधा अधूरा फिनिश्ड गुड्स, मतलब जो अभी तक फिनिश्ड गुड्स नहीं हुआ है उस पर और भी कुछ टास्क करना पड़ेगा, उस पर और भी कुछ काम करना बाकी है ताकि वो प्रॉपरली फिनिश गुड्स बन जाए। ठीक है, तो वो ऐड करने से ओपनिंग स्टॉक वाला ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, और करेंट ईयर का कुछ अगर क्लोजिंग WIP रहेगा वो लेस कर देने से हमें पता चलेगा कि इस बार हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट जो है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना है। और ये किस चीज का निकल रहा है? फिनिश्ड गुड्स का। ठीक है, ये क्या था? ये था हमारा सेमी फिनिश्ड यानी WIP। तो ये ऐड करने का मतलब है उसे हम लोगों ने कंप्लीट फिनिश गुड्स में बना दिया, और ये करंट ईयर का था। अब अगर इसमें से कुछ सेमी फिनिश्ड रह गया तो उसे हटा देंगे, मतलब जो फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आया वो फुल्ली फिनिश गुड्स का निकल के आया, इसमें कोई सेमी फिनिश गुड्स नहीं रहेगा, क्योंकि सेमी फिनिश गुड्स का कभी सेल प्राइस थोड़ी ना निकाला जाता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है, ये हो जाएगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर, प्रोडक्शन से रिलेटेड मतलब देखो मैंने अभी बताया था कि हम लोग ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रिलेटेड टू प्रोडक्शन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो यहां पर ऐड करने से आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ उसका कॉस्ट निकल के आ गया। अब अगर इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, प्रीवियस ईयर का कोई फिनिश गुड्स है जो इस साल हम लोग बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें ऐड कर देंगे कि प्रीवियसली हम लोगों के पास इतने रुपए का फिनिश गुड्स था, तो टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। हम लोगों के पास टोटल इतना गुड्स प्रोड्यूस्ड होके मिला है, ये क्या है, फिनिश गुड्स है, ये क्या है, ये भी फिनिश गुड्स है लेकिन प्रीवियस ईयर का, तो टोटल फिनिश गुड्स यानी कि टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये लिख सकते हैं। अगर इसमें से कुछ नहीं बिका है तो उसे लेस करने से पता चलेगा कितना बिका है, तो लेस कर देते हैं। अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अगर फिनिश गुड्स में मतलब फिनिश गुड्स एज अ क्लोजिंग स्टॉक कुछ रह गया है, जितना स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल था हम लोगों ने बेचने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी अगर कुछ स्टॉक रह गया तो वो लेस करने से ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली कितने सारे प्रोडक्ट सेल हुए, ठीक है। तो इन दोनों के डिफरेंस से जो कैलकुलेट होके आएगा उसे हम लोग बोलेंगे स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, सॉरी उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना सेल हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कैलकुलेट होके आ जाएगा, ये जो अभी कैलकुलेट हुआ, मतलब हम लोगों के पास टोटल कितना स्टॉक अवेलेबल था, जितना नहीं बिका माइनस करने से ये पता चल जाएगा कितना स्टॉक बिक गया। अब हम लोग इसमें अगर इसी को सीओजीएस बोला जाता है, ठीक है, इसी को सीओजीएस बोला जाता है। अब हम अगर हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग, अच्छा हाँ और एक चीज भी ऐड होगा यहाँ पर, देखो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया ना, एक रिलेटेड टू प्रोडक्शन और एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर वो पार्ट आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कौन सा, जनरल वाला। अगर कोई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है तो वो ये यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। ऐड होने के बाद यहाँ पर ये ऐड होगा, इसके नीचे ऐड हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। इसके बाद ऐड होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐड होने के बाद हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट। फिर यहां पर ऐड करेंगे प्रॉफिट, सेल्स वैल्यू या फिर सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि पहले तुम लोगों ने कभी ना कभी कॉस्ट शीट किया होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को दो पार्ट में नहीं डिवाइड करते थे, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन यहीं पर लिखते थे, चाहे जैसा भी हो, रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो या जनरल हो, कभी ऐसा सोच मतलब इस तरीके से बाइफर्केशन किया भी नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि टाइम के साथ साथ अपडेशन आते रहता है, तो अभी बोला जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को भी दो पार्ट कर लो, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो कहाँ पर लिखना पड़ेगा, वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, मतलब फैक्ट्री के बाद जो लिखा जाएगा वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के पहले जो लिखा जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा। और बात में लॉजिक भी है, देखो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो फैक्ट्री के बाद ऐड करो, और प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जनरल है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के पहले, क्योंकि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो लास्ट है, फिनिशिंग टच है, ठीक है। फिनिश गुड्स को बेचने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट करके और अलग अलग तरीका जो है एडवर्टाइजमेंट का वो फॉलो करके, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होने से हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब जो प्रोडक्ट बेचना
कितना है उसका टोटल कॉस्ट कितना है, या फिर जिसे टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं, और प्रॉफिट ऐड करके हमारे पास सेलिंग प्राइस या सेल्स वैल्यू आ जाएगा। तो ये डिटेल्स फॉर्मेट है, डिटेल्स फॉर्मेट में इस तरीके से होगा। बाकी क्वेश्चन में हमारे पास जैसा डेटा अवेलेबल होगा वैसे ही हम लोग बनाएंगे। मान लो क्वेश्चन में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग का यहां तक ही हो जाएगा टोटल कॉस्ट। अगर हमारे पास कोई भी ओवरहेड खर्चा मिसिंग रहेगा तो उसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने ओवरऑल लिखवा दिया, अब डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कैसा हमें खर्चा दिया हुआ है। अच्छा, अब हम लोग ना एक काम करते हैं, एक लिस्ट थोड़ा बहुत लिख लेते हैं खर्चे का, जहां पर हम लोग ये पता करेंगे कि कौन सा खर्चा कहां पर चार्ज होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ लिस्ट लिखवा दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ कटिंग डिपार्टमेंट इन जनरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये एक्सपेंस कहाँ जाना चाहिए, ठीक है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने क्या लिखा है, वेजेस दे रहा है, किसको, वर्कर को दे रहा है, ठीक है। वर्कर किस काम से रिलेटेड है, कटिंग, कटिंग डिपार्टमेंट। मतलब जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें अगर कटिंग का नीड है, कोई फिनिश गुड, जैसे मान लो हम लोग शर्ट बना रहे हैं तो यहाँ भी तो कटिंग करने का जरूरत होता है, ठीक है। शर्ट के शेप में कपड़े को कटिंग करना पड़ता है। तो कटिंग डिपार्टमेंट में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर वो काम कर रहा है, तो ये इनको जो वेजेस दे रहा है ये कहां पर ऐड होगा, तो ये कौन सा कॉस्ट हो जाएगा, ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा और ये डायरेक्ट लेबर का पार्ट होगा, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये तुम लोग को थोड़ा सा हम आइडेंटिफाई करवा रहे हैं ताकि तुम लोग को हैबिट रहे कि जब बहुत सारा डिटेल्स रहेगा कौन सा कॉस्ट कहां जाएगा। इसको रटने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको तुम लोग को याद करना पड़ेगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगा ये वाला वेजेस। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे वेजेस ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, वेजेस ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। अब मेंटेन करने का खर्चा है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रखा है ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ये कैसा खर्चा होगा, तो ये डायरेक्ट है नहीं, क्योंकि देखो मेंटेनेंस का खर्चा हम लोग कभी भी 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस करने का जो खर्चा है, जो भी इंप्लॉय मेंटेन करता है उनको जो भी सैलरी दे रहे, वेजेस दे रहे, जो भी दे रहे हैं, जिस तरीके का मेंटेनेंस हो रहा है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है कुछ और भी, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा जो है ये हम लोग का मेनली कहां पर आ जाएगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा। अगर कभी भी क्वेश्चन में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का बात दे तो हम लोग उसे फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे, क्योंकि देखो मेंटेन हम लोग का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकता है फैक्ट्री, लेकिन जब कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग फैक्ट्री में ही उसे कंसिडर करेंगे। फिर लिखते हैं वेजेस ऑफ स्वीपर एंड वॉचमैन, स्वीपर एंड वॉचमैन। अगर स्वीपर और वॉचमैन को वेजेस दे रहा है तो ये किसका पार्ट होना चाहिए, अच्छा इसमें ना लिख देते हैं इन फैक्ट्री। अगर ऐसे दिया हुआ है तो ये तो बता ही रहा है, ये जो है स्वीपर और वॉचमैन ये कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, लूज टूल्स रिटर्न ऑफ। देखो लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, ये कभी तुम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाए होगे तो उसमें तुम लोग को ये पॉइंट जरूर मिला होगा। लूज टूल्स का मतलब होता है कि जिसे हम लोग करेंट एसेट के तरह मान सकते हैं, एक्चुअली सॉरी फिक्स्ड एसेट के तरह मान सकते हैं लूज टूल्स वगैरह। तो इसका वैल्यू हम लोग जब रिवैल्यूएशन करते हैं तो उसका वैल्यू कम ज्यादा होता है, तो नॉर्मली डिप्रिशिएट होता है तो कम ही होता है, तो डिप्रिशिएशन या रिटर्न ऑफ एक ही बात है। तो लूज टूल्स का वैल्यू जब राइट ऑफ हो रहा है तो लूज टूल्स कहाँ यूज होता है, फैक्ट्री रिलेटेड बात है, क्योंकि टूल्स मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह फैक्ट्री वगैरह में लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे क्लोथ्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग शर्ट,
शर्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कपड़े का रिक्वायरमेंट हो रहा है, ऑब्वियसली डायरेक्ट रॉ मटेरियल, ये डायरेक्ट रॉ मटेरियल बोल के आएगा कॉस्ट शीट में। अगर दिया हुआ है ऐसा खर्चा तो वो डायरेक्ट रॉ मटेरियल का पार्ट होगा। 6 नंबर, ऑयल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है, जो जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां पर अगर ऑयल का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चर मतलब ही फैक्ट्री हो गया, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड होगा, ये फैक्ट्री का कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, फैक्ट्री ओवरहेड होगा, क्योंकि ऑयल वगैरह का जो नीड होता है मशीन वगैरह में यूज करने के लिए, उसका खर्चा हम लोग एक यूनिट, मतलब मान लो शर्ट मैन्युफैक्चर हो रहा था फैक्ट्री में, तो वहां पर जो मशीन लगा हुआ था उसमें ऑयल का यूज हुआ, हम लोग शर्ट देख के ये तो नहीं बता सकते यहाँ पर कितने रुपए का ऑयल लगा हुआ है, ठीक है, तो ऑयल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये हम लोग का हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट। फिर 7th नंबर में लिखेंगे मोटिव पावर। मोटिव पावर हम लोगों ने ओवरहेड में ये वाला लैंग्वेज देखा था, मशीन चलाने के लिए हाई पावर मतलब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत होता है, तो मोटिव पावर ये मशीन से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है उसका बात हो रहा है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा हो जाएगा, क्योंकि देखो ना ये ना तो कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, इनडायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट में हम लोगों का है फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो मोटिव पावर ना तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ना तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है, कहाँ यूज होगा, फैक्ट्री में, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा, मोटिव पावर जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा। नेक्स्ट लिखेंगे डेप्रिशिएशन। अगर क्वेश्चन में सिर्फ डेप्रिशिएशन दे देना, देखो डेप्रिशिएशन जो है वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकता है, फैक्ट्री में भी हो सकता है, फैक्ट्री का मशीन वगैरह डेप्रिशिएट हो रहा है तो फैक्ट्री का खर्चा, अगर ऑफिस का फर्नीचर वगैरह डेप्रिशिएट हो रहा है तो ऑफिस का खर्चा, लेकिन कुछ भी अगर नहीं बोले तो सीधा उसे फैक्ट्री में चार्ज करो, कुछ नहीं बोलने से वो फैक्ट्री का खर्चा ही हमें हमेशा दिखाना है, हम लोग उसको अपने मन से ऑफिस का नहीं दिखा सकते। सिर्फ डेप्रिसिएशन बोला है तो कैसे पता चलेगा, देखो ऑफिस बिल्डिंग का भी डेप्रिशिएट हो सकता है और जो है फैक्ट्री बिल्डिंग का भी हो सकता है, अगर स्पेसिफिकली बता दे तो वैसे लिखेंगे, नहीं बताए तो सिर्फ फैक्ट्री में चार्ज कर देना है। फिर लिखते हैं सुपरवाइजर और कीपिंग टाइम कीपर सैलरी, ठीक है, हम लोग सुपरवाइजर को या फिर टाइम कीपर जो है मतलब जो टाइम रिकॉर्ड करते हैं लेबर का, लेबर कब आ रहा है जा रहा है कितना टाइम काम कर रहा है, ये इसको रिकॉर्ड करने के लिए भी एक पर्सन को रखा जाता है जिनको सैलरी देना पड़ता है, ये हम लोग लेबर में देखे थे, तो सुपरवाइजर या फिर टाइम कीपर सैलरी ये जब पे करते हैं तो ये किससे रिलेटेड होगा, ये होगा फैक्ट्री ओवरहेड रिलेटेड, ठीक है, सुपरवाइजर कहाँ काम कर रहा है, इस ये देखो नॉर्मली सुपरवाइजर फैक्ट्री में ही काम करता है, टाइम कीपिंग कहाँ होता है, फैक्ट्री में जो लेबर आ रहे जा रहे उनका टाइम कीपिंग किया जाता है, ये हम लोगों ने लेबर कॉस्टिंग में पढ़ा था, तो ये फैक्ट्री रिलेटेड ही बात होगा, ठीक है। अच्छा अब 10th नंबर में देखते हैं टेलीफोन एक्सपेंस। अब टेलीफोन एक्सपेंस कहां पर होगा, तो देखो ये नॉर्मल सा बात है कि टेलीफोन जो है वो तो ऑफिस में ही रहेगा, तो इसीलिए ये खर्चा हम लोगों का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। 11th नंबर में लिखेंगे रॉयल्टी, ठीक है, रॉयल्टी पेड, रॉयल्टी पेड क्या होता है, रॉयल्टी एक तरह का कमीशन है, ठीक है, रॉयल्टी को हम लोग बोल सकते हैं ये एक तरह का कमीशन है। रॉयल्टी नॉर्मली कैसे दिया जाता है, देखो कोई अगर कोई बुक्स लिख रहा है, ठीक है, उसके बुक्स को अगर कोई मतलब पब्लिशर जो है, नॉर्मली पब्लिशर्स क्या करते हैं बुक पब्लिश करते हैं ऑथर का, ठीक है, तो ऑथर को क्या मिलेगा, उसके बदले रॉयल्टी मिलेगा, वो अपने बुक को मतलब पब्लिश करने के लिए जो ऑथोरिटी देंगे पब्लिशर को, उसके बदले पब्लिशर क्या करेगा एक रॉयल्टी दे देगा उनको, ठीक है, और बुक को सेल करवाने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, तो एक कमीशन ही हो गया ना कि आपने जो नॉलेज शेयर किया है बुक्स के थ्रू से वो हम लोग बेच रहे हैं तो आपको उसके बदले रॉयल्टी दे दे रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत रीजन से रॉयल्टी दिया जाता है, तो रॉयल्टी मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का कमीशन होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो रॉयल्टी को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, रॉयल्टी अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, कितने यूनिट प्रोड्यूस्ड हुए हैं उसके ऊपर अगर रॉयल्टी दिया हुआ है
तो रॉयल्टी किस में चार्ज होगा, कौन से एक्सपेंसेस में आ जाएगा, तो रॉयल्टी हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे। मतलब देखो, अगर हमें बोला हुआ है कि रॉयल्टी कैसे देना है, जितना यूनिट प्रोड्यूस करोगे उसके बेसिस पे रॉयल्टी देना है, पर यूनिट बेसिस पे, तो वो डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट होगा। अगर हमें बोला जाएगा कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जितना यूनिट बिकेगा उसके ऊपर रॉयल्टी देना है, जैसे अभी मैंने बुक का एग्जांपल दिया, मान लो और जो ऑथर है और जो पब्लिशर्स है उनपे ये डिस्कशन किया है उन्होंने कि जितने बुक बिकेंगे उतने पे रॉयल्टी मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लो मतलब रॉयल्टी मिल जाएगा, मान लो पर बुक बिकने पे 100 रुपए करके, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे हो गया। तो अगर ऐसा होता है तो वो ये रॉयल्टी का खर्चा हमें दिखाना चाहिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, क्योंकि बात में लॉजिक है। देखो, अगर सेल होने पे हम लोग रॉयल्टी देंगे तो वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट हुआ, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और यूनिट प्रोड्यूस्ड पे होगा, एक एक यूनिट प्रोड्यूस्ड पे, तो वो डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट हो जाएगा। और अगर रॉयल्टी दिया जा रहा है पेड इन लमसम, मतलब एक ही बार में टोटल अमाउंट में रॉयल्टी दिया जा रहा है, ठीक है, लमसम अमाउंट में रॉयल्टी दिया जा रहा है, तो ये किसका पार्ट होना चाहिए, अगर लमसम अमाउंट में दिया जाता है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में लिखना चाहिए। अब ना क्वेश्चन में हमें गिवन रहेगा, पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो रॉयल्टी का बात बोला हुआ है क्या वो लमसम अमाउंट में देने का बात हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड में लगाओ, अगर यूनिट सोल्ड के ऊपर है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पे लगाओ, और अगर यूनिट प्रोड्यूस्ड के ऊपर है तो फिर डायरेक्ट मटेरियल पे लगाओ, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया रॉयल्टी पेड किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा, बाकी तो सब तुम लोग समझ के कर सकते हो। ये याद रखना मतलब देखो ये 3 तरीके से हो सकता है। अब ये प्रोडक्ट मतलब ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बोलने से ही तो हमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही दिमाग में आएगा ना। और अगर लमसम अमाउंट में होगा तो कहाँ देंगे, जैसे मैंने बार बार बोला कुछ नहीं बोलता है तो फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक है, इसीलिए। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ट मतलब तो नॉर्मली मेटेरियल को कैरी करके लेके आने के खर्चे का बात हो रहा है, तो कैरेज इनवर्ट कहां पर आता है, कैरेज इनवर्ट होता है हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी प्राइम कॉस्ट में आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट मेटेरियल के साथ ऐड हो जाएगा। तो इसका अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करना है तो कैसा कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में यूज तो करते होगे कि कैरेज आउटवर्ड को पीएल में लिख दो, इनवर्ड को ट्रेडिंग में लिख दो। क्यों, इनवर्ड जो है कैरेज इनवर्ड का मतलब रॉ मटेरियल को कैरी करके लेके आने के खर्चे के लिए बोला जाता है, ठीक है। और कैरेज आउटवर्ड का मतलब डिलीवरी कॉस्ट, जैसे कभी कभी हम लोग अपने कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं तो डिलीवरी खुद ही कर देता है, जो मतलब जो जिन्होंने जो सेलर है वो खुद करता है। अब ये डिलीवरी कैसे होता है, फ्री डिलीवरी भी हो सकता है और कभी कभार डिलीवरी चार्जेस भी लग सकता है। तो ये जो डिलीवरी होता है इसे इसके जो कॉस्ट इनकट होते हैं इसको बोला जाता है कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। तो क्योंकि ये डिलीवरी रिलेटेड कॉस्ट है तो ये इसको हम लोग कौन से कैटेगरी में देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होगा। नेक्स्ट लिखेंगे डेप्रिशिएशन, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर्क लिफ्ट ट्रक और सैलरी ऑफ फॉर्कलिफ्ट ट्रक ड्राइवर, ठीक है। तो फॉर्क लिफ्ट के बारे में मैंने लास्ट दिन भी बोला था, जब हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर रहे थे तो वहां पर ये वाला पोर्शन आया था। तो फॉर्क लिफ्ट का मतलब क्या होता है, जब रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करके ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, तो उसके लिए एक फॉर्क लिफ्ट ट्रक मतलब जिसके सामने ऐसे कैरियर रहता है जैसे क्रेन वगैरह का रहता है, तो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो वहां पर जो ट्रक में जो ड्राइवर रहेगा उनका जो सैलरी वगैरह है, ये सब खर्चे कहां पर इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल फैक्ट्री में यूज होगा, फैक्ट्री तक पहुंचाना पड़ता है, गोडाउन से नॉर्मली फैक्ट्री तक ये ट्रक जो है कैरी करके लेके जाता है रॉ मटेरियल को, तो ये खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड का होना चाहिए, ठीक है। ये खर्चा हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि देखो ना ये ना तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है ना तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो किसका होगा, फैक्ट्री ओवरहेड का होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, सेल्समैन सैलरी और कमीशन।
सेल्समैन का सैलरी, तो ये तो नाम सुन के समझ में आता है सेल्समैन को सैलरी दे रहे हैं या कमीशन दे रहे हैं, तो ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओवरहेड का पार्ट होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होगा। नाम सुन के पता चल रहा है सेल्समैन को सैलरी दे रहा है, तो सेल्समैन कौन है? जो घूम घूम के प्रोडक्ट को सेल करता है, ठीक है। अभी ये कंसेप्ट ऑनलाइन के चलते थोड़ा कम हुआ है, लेकिन लोग ऐसे सेल करवाते थे अपने मतलब सेलिंग एजेंट के थ्रू से। तो सेल्समैन को सैलरी दे रहा है, कमीशन दे रहा है, वो हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। और सेल्समैन मतलब ये नहीं है कि हमेशा घूम के ही सेल करे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अपनी शॉप में भी जो मेन सेल का काम करते हैं उसे भी सेल्समैन ही बोला जाता है, ठीक है। फिर लिखेंगे वाटर चार्जेस। पानी का खर्चा आ रहा है, तो पानी कहाँ पर लगेगा? फिनिश गुड्स बनाने के लिए लग सकता है, तो ये फैक्ट्री रिलेटेड बात हो गया। प्रोसेसिंग से रिलेटेड खर्चा, प्रोसेसिंग से रिलेटेड हर एक खर्चा ओवरहेड होता है फैक्ट्री का, है ना। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया था ना, प्रोसेस रिलेटेड कोई भी खर्चा ले लो वो फैक्ट्री ओवरहेड होगा। ये देखो प्रोसेस रिलेटेड। 17 लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस, तो लीगल चार्जेस मतलब जो है अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो लीगल चार्जेस वगैरह भी हो सकता है। तो लीगल चार्जेस का जो मतलब एक्सपेंसेस आएगा वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होगा, क्योंकि कोई भी लीगल चार्जेस या लीगल खर्चा जब मतलब इंक्लूड होता है या फिर इनकर्ड होता है बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोगों का कौन संभालता है? ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के ऊपर ही वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आता है, ठीक है। तो लीगल चार्जेस अगर कुछ होगा तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होगा। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग चार्जेस, एडवर्टाइजिंग का खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का होगा। तो हम सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड शॉर्ट में लिख दिया मैंने। उसके बाद डायरेक्टर्स या मैनेजर सैलरी, डायरेक्टर्स या फिर मैनेजर का सैलरी। अब देखो डायरेक्टर और मैनेजर कहाँ पर रहेंगे? वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे, वो तो और फैक्ट्री में नहीं बैठते हैं, वो ऑफिस में बैठते हैं। तो इनको अगर जो सैलरी दे रहा है ये हो जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नंबर 20, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी व्हीकल, ठीक है। प्रोडक्ट डिलीवरी करने के लिए हम लोगों ने एक व्हीकल रखा है, उसका जो एक्सपेंसेस हो रहा है, क्योंकि वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्योंकि पूरे खर्चे का नाम क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा है, ठीक है। डिलीवरी वैन का जो खर्चा आता है वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आता है, तो डिलीवरी वैन या व्हीकल जो भी बोलो उसका एक्सपेंसेस जो होगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट होगा। फिर नेक्स्ट लिखेंगे डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स ऑफ ऑफिस कंप्यूटर। तो देखो ऑफिस के कंप्यूटर का बात हो रहा है, ऑफिस में जो कंप्यूटर रखा हुआ है उस पे डेप्रिसिएशन हुआ है या उसको रिपेयर करवाने का खर्चा हुआ है, तो वो हो जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। ये पूरा ही लिखते हैं, ये समझ में नहीं आएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। नेक्स्ट लिखेंगे रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। तो देखो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो यहाँ पर इसका मतलब ये कौन सा खर्चा हो जाएगा? देखो रेंट रेट्स और टैक्सेस ये सारा खर्चा जो है फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, क्योंकि ये देखो रेंट जो है मेनली रेंट हमें कुछ नहीं बोला है, तो ये फैक्ट्री का रेंट मानेंगे और उसके बाद इंक्लूड कर दिया, ये लैंग्वेज रहता है ना रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है।
तो ये रेंट से ही मान के हम लोग चलेंगे कि रेंट पे ज्यादा हमें जोर देना है। जैसे मान लो वेजेस सैलरी रहता है तो कहाँ लिखते हो, ट्रेडिंग में। सैलरी वेजेस रहता है कहाँ लिखते हो, पीएल में। उसका रीजन भी होता है, वेजेस, ये देखो, वेजेस और सैलरी अगर रहता है तो ये बचपन में सिखाया जाता होगा कि वेजेस सैलरी है तो ट्रेडिंग में लिख दो, ठीक है। और अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है तो पीएल में लिख दो। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसीलिए बोला जाता है, हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितने अमाउंट में वेजेस दिया जाता है, ठीक है, उससे कम सैलरी दिया जाता है। अब वो तो कैसा काम करवा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, उस पर डिपेंड करता है। सैलरी नॉर्मली किसको दिया जाता है, अकाउंटिंग टर्म में अगर देखें तो जो मतलब स्किल्ड लेबर होता है, स्किल्ड लोग होते हैं, उन्हें दिया जाता है। वेजेस जो है अनस्किल्ड को दिया जाता है, मतलब मजदूर जो होते हैं, ठीक है, अनस्किल्ड को दिया जाता है। तो इसका मतलब अगर किसी का वेजेस से रिलेटेड काम ज्यादा है तो वेजेस का खर्चा ज्यादा होगा, सैलरी कम होगा। सैलरी ज्यादा हो सकता है, वेजेस कम हो सकता है। तो अगर वेजेस ज्यादा है तो वेजेस एंड सैलरी लिखा जाता है, अगर सैलरी ज्यादा है तो सैलरी एंड वेजेस लिखा जाता है, अगर कंबाइनली लिखा जाता है। क्योंकि वेजेस ज्यादा है तो ट्रेडिंग में दिखाओ, सैलरी ज्यादा है तो पीएल में दिखाओ। उसी तरीके से रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये जो कंबाइनली बोला गया, इस पे रेंट पे ही हमें ज्यादा जोर देना है, ठीक है। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड खर्चा होगा। तो कभी भी अगर ये तीनों वर्ड एक साथ है तो हमें वो फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे काउंटिंग हाउस एक्सपेंस, ठीक है। ये कौन सा खर्चा है? ये एक्चुअली ऑडिटिंग का खर्चा है, ठीक है। अकाउंट्स और ऑडिटिंग का खर्चा है, चाहो तो यहाँ पर लिख लो अकाउंट्स और ऑडिट, ठीक है। ये तो इसको हम लोग कहाँ पर देंगे? ऑडिटिंग वगैरह का खर्चा है तो ये हो जाएगा ऑफिस का, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का खर्चा हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फैक्ट्री मशीन। फैक्ट्री मशीन हम लोगों ने सेल कर दिया, हो ही सकता है कि मशीन खराब हो गया या पुराना हो गया है तो हम लोग उसे सेल कर सकते हैं। तो अगर मशीन सेल करके लॉस हुआ है तो कहां पर जाएगा? फैक्ट्री का मशीन जो है ये सेल करके लॉस हुआ है, ये हमारा कॉस्ट शीट में आएगा ही नहीं, इसे हमें करना है इग्नोर। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट को कैलकुलेट करने में किसी तरीके से हेल्प नहीं करेगा, प्रोडक्ट के कॉस्ट को। ये एक्चुअली कॉस्ट अकाउंट का नहीं, ये सिर्फ अकाउंट्स, जो अकाउंट्स होता है उसका पार्ट है। मतलब जो अकाउंटिंग, मतलब जो एक्चुअली हम लोग यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पार्ट, ठीक है। मैन्युफैक्चर करते हुए क्या कॉस्ट लगा, लेकिन ये क्या है, ये पीएल का पार्ट है। पीएल में हम लोग लिखते हैं ना कि लॉस ऑन सेल ऑफ फैक्ट्री मशीन्स, तो वो यहाँ वहां पर होगा, ठीक है। हमें कॉस्ट नहीं पता करना है। जैसे देखो, तुम लोग अगर कभी फाइनल अकाउंट सीखे हो तो नॉर्मली ये सिखाया जाता है ट्रेडिंग एंड पीएल, लेकिन और एक भी होता है, ये होता है जो कि ट्रेडर है उनके लिए। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है उनका और एक अकाउंट बनता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जैसे ट्रेडिंग में फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है कि प्रोडक्ट बेच के कितना प्रॉफिट हुआ, पीएल में नेट प्रॉफिट निकल के आता है कि बिजनेस करके कितना प्रॉफिट कमाए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें ये बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट बना रहे उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम लोग का ये सब पोर्शन नहीं आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फैक्ट्री मशीन, ये सब हमारा यहाँ पर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे इनकम टैक्स और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अगर ऐसे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के लिए हम लोगों ने प्रॉफिट से प्रोविजन कर रखा है, तो ये कौन करता है? ये कॉस्ट अकाउंटेंट का पार्ट है नहीं, ठीक है। ये कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं करते हैं, तो ये हम लोगों का होना चाहिए यहाँ पर इग्नोर। ये कॉस्ट शीट का पार्ट होगा नहीं। कॉस्ट शीट में क्या आएगा? रॉ मटेरियल खरीदने से लेके उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने तक का खर्चा आता है कॉस्ट शीट में, ठीक है। उसके बाद का कुछ नहीं आएगा। अगर हम लोग फैक्ट्री मशीन बेच रहे हैं तो वो मतलब रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स ट्रांसफर होने के पार्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब इनकम टैक्स का जो प्रोविजंस वगैरह क्रिएट कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, वो कब होता है? प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट हुआ तो इनकम टैक्स पे करेंगे, तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनाएंगे। तो वो आफ्टर सेल आइटम हो गया। हमें तो यहाँ पर बिफोर सेल तक करना है। बिफोर सेल मतलब सेल करने के पहले तक कितना सेलिंग प्राइस होगा वो डिसाइड करें। सेल करने के बाद क्या हो रहा है, टैक्स दे रहे हैं, प्रोविजन टैक्स के लिए बना रहे हैं, ये सब कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे
ऑब्सोलेसेंस लॉस। ऑब्सोलेसेंस मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के वजह से अगर हमारा लॉस होता है तो उसे बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस लॉस। तो ये हमारा कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इग्नोर। लॉस बाई फायर इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में आग लग के लॉस हो गया तो ये भी हमारा कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं, उससे प्रोडक्ट के कॉस्टिंग का क्या मेल, वो तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये भी इग्नोर। ठीक है, प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करने में तो इस लॉस का कोई हमारा मतलब इसमें कोई कंसिडरेशन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी हम लोग को करना है इग्नोर। क्यों? क्योंकि डिवेंचर क्या है, जब कंपनी लोन के लिए पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे बोलते हैं डिवेंचर। अब डिवेंचर जो है पब्लिक से लिया गया लोन है, लोन लेने पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये तो फाइनेंस का पार्ट हो गया। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करने से रिलेटेड पार्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा इग्नोर। एक्चुअली ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट मतलब कॉस्ट शीट में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बात होगा। डिवेंचर लिया था, लोन लिया था, बिजनेस में कैपिटल चाहिए था, लोन लिया, लोन का इंटरेस्ट दे रहे, उसके साथ प्रोडक्ट के कॉस्टिंग का कोई लिंक नहीं है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बैंक चार्जेस। अगर बैंक बैंक चार्जेस डिडक्ट कर रहा है तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट। अगर बैंक चार्जेस डिडक्ट हो रहा है तो वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट इनकम, अगर कोई इंटरेस्ट इनकम हो रहा है तो वो हम लोग का इग्नोर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे देखो डिवेंचर का इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी हमारा कॉस्ट का पार्ट। ये तो इनकम हो गया, हमें इंटरेस्ट से इनकम हो रहा है, तो उससे हम लोग अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे उसमें अप्लाई करें? प्रोडक्ट के कॉस्ट पे तो ये नहीं जाएगा, ये तो हम लोग का इनकम है। ये पीएल में लिखते हैं ना बाई साइड में इंटरेस्ट इनकम, ये वो वाला पार्ट है, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है ही नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे रेंट एंड डिविडेंड इनकम। अगर हम लोग रेंट दे रहे हैं किसी को, उससे इनकम हो रहा है, या डिविडेंड किसी शेयर में इन्वेस्ट किया था, डिविडेंड इनकम हो रहा है, तो ये दोनों ही पार्ट हम लोग का इग्नोर होगा। इससे कॉस्ट शीट का कोई लेना देना नहीं है। कॉस्ट शीट में तो हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हैं, तो ये तो कोई कॉस्ट नहीं निकाल रहे, ये तो खर्चा नहीं है, ये इनकम है, तो इनकम क्यों आएगा? इनकम नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इग्नोर है तो ये वाला भी हम लोग का इग्नोर हो जाएगा। ये सब इनकम हो रहा है। ठीक है, इनकम कर रहे थे सेल करके, उसमें प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो हमें तो यहाँ सेल करके प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सब नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर ये चाहिए जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसका कॉस्ट कितना है, तो ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या हो सकता है। टैक्स रिफंड, अगर मान लो टैक्स का रिफंड आया है तो वो भी क्या होगा? वो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होगा, ये थोड़ी ना कॉस्ट शीट का पार्ट होगा। ये सब दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, पॉइंट इसीलिए हम लिखवा दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट लिखेंगे एस्टिमेटिंग और बजटिंग कॉस्ट। अगर हम लोग कुछ एस्टिमेशन कॉस्ट मतलब बजट बना रहे हैं या कुछ एस्टिमेशन कर रहे हैं तो उसका जो कॉस्ट लगेगा उसको प्रिपेयर करने का, वो हम लोग का होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं वही जो है बजट बना सकते हैं, एस्टिमेशन कॉस्ट जो है वो बता सकते हैं, तो ये जो खर्चा होगा ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। फिर उसके बाद लिखेंगे बैड डेट। ठीक है, बैड डेप्ट का ना दो पार्ट होता है। बैड डेप्ट को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी आफ्टर सेल आइटम है, लेकिन अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कभी कभार तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में किसी किसी क्वेश्चन में कंसीडर किया हुआ है, तो अगर करेंगे तो उसमें हमें नोट देना पड़ेगा। ठीक है, बैड डेप्ट नॉर्मली आफ्टर सेल आइटम हो गया ना, सेल करने के बाद बैड डेप्ट होगा, तो बैड डेप्ट अगर है तो उसे इग्नोर भी कर सकते हो, या फिर अगर सेलिंग लेना ही है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ले सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें नोट देना चाहिए। अच्छा, बैड डेप्ट के बाद लिखेंगे सेल ऑफ स्क्रैप प्रोड्यूस्ड।
स्क्रैप बेच के अगर हमें कुछ अमाउंट रिकवरी हुआ है तो देखना पड़ेगा कि नॉर्मल स्क्रैप है या फिर एबनॉर्मल। मतलब क्या हमारे पास कुछ ऐसे आइटम पड़े हुए थे जो हम लोग बेच दिए तो वो नॉर्मल स्क्रैप हो गया। एबनॉर्मल मतलब कुछ प्रोडक्ट मान लो बेकार हो गया, उसको हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, डिफेक्टिव हो गया प्रोडक्शन करते हुए, तो वो भी हमारे स्क्रैप के भाव में ही जा रहा है, बट वो एबनॉर्मल स्क्रैप हो गया। नॉर्मल मतलब जो प्रोडक्शन करते हुए नॉर्मल वे में स्क्रैप हुआ है, ठीक है, उसको हम लोगों ने बेच दिया, तो वो होता है नॉर्मल स्क्रैप। ठीक है, तो नॉर्मल स्क्रैप को जैसे मान लो कि अगर हम लोग शुगर केन यानी कि गन्ने से जब चीनी बनाते हैं तो मोलासिस यानी कि गुड़ बन जाता है, ठीक है, तो अगर कोई उसे जैसे गुड़ का मार्केट प्राइस कम होता है तो उसे अगर हम लोग बेच रहे हैं, क्योंकि हमारा तो प्रोडक्शन करने का टारगेट जो है वो शुगर था, ठीक है, मतलब चीनी, गुड़ तो था नहीं, तो ये हम लोग अगर स्क्रैप के भाव में बेच रहे हैं ये नॉर्मल स्क्रैप है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रहा है, हम लोगों ने उसे प्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड से वो स्क्रैप वैल्यू को लेस करना है ताकि हमारा फैक्ट्री ओवरहेड जो है कम दिखे। कभी भी स्क्रैप मिलता है ना तो हम लोग अपने कॉस्ट को कम कर देते हैं, ठीक है, स्क्रैप मिलने से अपने कॉस्ट को कम कर देते हैं, टोटल कॉस्ट जो भी लग रहा है। अब एबनॉर्मल स्क्रैप अगर है तो वो कभी भी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होगा, उसे हमें कर देना है इग्नोर। ठीक है, 37, डिस्पोजल ऑफ डिस्पोज्ड disposed cost incurred on factory scrap produced। इसका भी दो पार्ट होगा, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। डिस्पोज्ड कॉस्ट इनकर्ड ऑन फैक्ट्री स्क्रैप, फैक्ट्री का जो स्क्रैप हुआ था, फैक्ट्री में जो स्क्रैप जनरेट हुआ था जब हम लोग उसे डिस्पोज करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो कॉस्ट है, अगर नॉर्मल स्क्रैप था तो वो तो फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा, ठीक है, नॉर्मल जो स्क्रैप था, जैसे मान लो कि जो गुड़ प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक कॉस्ट इनकर्ड हो सकता है, तो वो हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होगा। और अगर एबनॉर्मल स्क्रैप था तो उसे तो हमें इग्नोर ही करना है, ठीक है, उसे हमें इग्नोर करना है। प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो गया, ठीक है, उसे हम लोग मार्केट में कम प्राइस में बेच रहे हैं, स्क्रैप के भाव में बेच रहे हैं, तो वो हमारा इग्नोर हो जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को पैक करना पड़ रहा है, ऐसा ही रॉ मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में जिसके लिए एक पैकिंग का जरूरत है, तो ये कहाँ ऐड होना चाहिए, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, जैसे रॉ मटेरियल को कैरी करके लेके आने का खर्चा, अब कैरी अगर पैकिंग करके लाना पड़ रहा है, मैंडेटरी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट रॉ मटेरियल का पार्ट, डायरेक्ट रॉ मटेरियल में ये ऐड कर देंगे। मतलब ये ना प्राइमरी पैकिंग है, ये बिना पैकिंग के अगर रॉ मटेरियल हम लोग कंटेन करके ला ही नहीं सकते हैं तो वो हमारे रॉ मटेरियल के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये मतलब वो पैकिंग नहीं होना चाहिए जो प्रोडक्ट को सुंदर दिखाने के लिए पैकिंग किया जाता है, वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का होता है कि अट्रैक्टिव बनाने के लिए पैकिंग किया गया, वो सेकेंडरी पैकिंग है, जरूरी नहीं था लेकिन उसे अच्छा दिखाने के लिए सुंदर करके पैक किया गया बहुत ही अच्छे से ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट करे, तो ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक मार्केटिंग पॉलिसी हो गया, ठीक है। और अगर प्राइमरी पैकिंग है मतलब जिसके बिना रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसफर हो सकता था विदाउट एनी पैकिंग, तो वो हम लोग का डायरेक्ट रॉ मटेरियल का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ पैकेज। अब वो पैकेट बेच के जो पैकिंग करके लेके आए थे वो पैकेजिंग अगर मार्केट में सेलेबल है, जैसे मान लो हम लोगों ने कुछ ग्लास कंटेनर में मान लो कुछ ऑयल जैसा कुछ रॉ मटेरियल्स लेके आए थे, अब ऑयल यूज हो गया, रॉ मटेरियल जो है वो ऑयल के तरह था, मतलब लिक्विड फॉर्मेशन में था, तो उसे हम लोगों ने बॉटल में कंटेन करके लाया। अब वो बॉटल ले जाके मार्केट में बेच देंगे, खाली हो गया, मार्केट में बेच देंगे। जैसे अगर तुम लोग घर पे देखोगे ना कि
जब हम लोग ऑयल वगैरह यूज करते हैं तो पाउच में भी आता है और ये बॉटल में भी आता है, तो बहुत ज्यादा बॉटल जमा हो जाता है शैम्पू का, ये सब का। तो मार्केट में ये सब सेलेबल है ना, तो घर पे भी देख सकते हो, ऐसा नहीं कि बिजनेस में ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। घर पे पेपर बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, तो पेपर को क्या करेंगे, पेपर सेल कर देते हैं, मार्केट में सेल होता है, उसका दूसरा नीड होता है, तो स्क्रैप में बिक जाता है। वही स्क्रैप वैल्यू ऑफ पैकेज, जो पैकेजिंग हम लोगों ने लाया था पैकेज करके हमारे रॉ मटेरियल को, वो अगर मार्केट में बिक जाता है तो वो हमारे डायरेक्ट रॉ मटेरियल के कॉस्ट को कम कर देगा। तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल के कॉस्ट से वो माइनस हो जाएगा, माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उसे क्या किया था, मेटेरियल के कॉस्ट में ऐड किया था। जैसे मान लो हम लोगों ने 100 रुपए का मेटेरियल लिया, उस पे पैकेजिंग का खर्चा आ गया 10 रुपया, ठीक है, 110 रुपया का मेटेरियल हो गया। अब ये 10 रुपए का पैकेजिंग जो आया था वो मार्केट में मान लो बिक गया है 7 रुपए में, तो हम लोग अपना खर्चा 7 रुपए से कम कर देंगे। ठीक है, हम लोग ये बोलेंगे हाँ पैकेजिंग का हमारा 3 ही रुपया खर्चा आया, 10 रुपए का पैकेजिंग लगा था, लेकिन जो पैकेजिंग मेटेरियल था वो मार्केट में सेल हो गया स्क्रैप में 7 रुपए में, तो पैकेजिंग का खर्चा कितना हुआ 3, तो वो लेस कर देना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पर बता रहा है। बाकी क्वेश्चन करेंगे ना तो और भी समझ में आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो एक बार रहना चाहिए कॉपी में, इसीलिए हम लिखवा रहे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अगर फिनिश्ड गुड्स को पैक कर रहे हैं तो फिनिश्ड गुड्स का पैकिंग मतलब मैंने अभी जो बोला कि अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अगर हम लोग जो है पैकेजिंग वगैरह करते हैं फिनिश्ड गुड्स का पैकेजिंग, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होगा। नेक्स्ट लिखेंगे स्टोर रूम एक्सपेंस। स्टोर रूम का खर्चा, तो स्टोर रूम का खर्चा कहां पर जाना चाहिए, स्टोर रूम हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड का। स्टोर रूम कहाँ है, नॉर्मली स्टोर रूम फैक्ट्री में ही होगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड का। और एक है वेयर हाउस एक्सपेंस। वेयर हाउस, वेयर हाउस कहाँ पर रहता है, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, वेयर हाउस का मतलब है प्रोडक्शन होने के बाद डायरेक्टली स्टोर में जो है प्रोडक्ट नहीं पहुंचता है, पहले उसको वेयर हाउस में रखा जाता है। ठीक है, फिर वेयर हाउस से शॉप तक ले जाया जाता है, तो वेयर हाउस में स्टोर कर दिया जाता है फिनिश गुड्स को, तो इसे हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि फैक्ट्री में ही वेयर हाउस जो है वो बना हुआ रहता है। अच्छा नेक्स्ट 43, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। अगर हम लोग कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड करें, अगेन ये आफ्टर सेल्स आइटम है, सेल करने के बाद, मतलब सेल हो रहा है तभी हम लोग डिसाइड करते हैं। तो अगर ट्रेड डिस्काउंट है फिर भी इसमें पार्ट किया गया है, ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है, कैश डिस्काउंट हो सकता है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फर्क होता है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मतलब जो लीस्ट प्राइस है, प्रोडक्ट का जो लीस्ट प्राइस है उस पे जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि कोई अगर अर्ली पेमेंट कर रहा है, या प्रॉम्प्ट पेमेंट बोल सकते हैं, कोई अगर अर्ली पेमेंट कर रहा है तो उसे डिस्काउंट देता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि अच्छा कस्टमर है, टाइम पे पेमेंट करता है या टाइम से पहले करता है, तो इनको हम लोग कुछ कैश डिस्काउंट दे देते हैं, इंस्टेंट मिलता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट अगर है तो इसे कर दो इग्नोर, ये कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, और अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो ये हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट जो है ये हो सकता है। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होगा। तो हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कि डिस्काउंट अलाउड ट्रेड डिस्काउंट बोला है कि कैश डिस्काउंट बोला है। अगर कैश डिस्काउंट बोला है तो इग्नोर कर दो, और अगर ट्रेड डिस्काउंट बोला है तो उसे हमें क्या करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में देना है। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, और एक होता है लास्ट, ये वाला लिखवाते हैं, कॉलेज। ठीक है, देखो इसका मतलब होता है कि बिजनेस रिलेटेड गुड्स जब हम लोग बाई रोड या रेलवे, मतलब किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं तो उसे बोला जाता है हॉलेज। ठीक है, ये जो कॉस्ट है ये कहाँ पर आएगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा ये वाला।
बस ये कुछ आइटम्स मैंने लिखवाया है क्योंकि ये स्पेशल आइटम्स है कि याद रखना पड़ सकता है हम लोग को थोड़ा सा। एक बार हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार रहना चाहिए कि कौन सी चीजों का कैसा ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, अब हम लोग एक क्वेश्चन इस पे कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ में कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, उसका डेटा दिया हुआ है। रॉ मटेरियल 1,80,000, डायरेक्ट वेजेस 90, मशीन आवर्स वर्कड 10,000 आवर्स मशीन में काम हुआ है, ये बोल रहा है। फिर नेक्स्ट देखो बोल रहा है मशीन आवर रेट पर आवर कितना है, मतलब 1 आवर मशीन चलने से कितना कॉस्ट इनकट होता है, 8 रुपीज। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ब्रैकेट में लिख दिया है जनरल, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट, 1 यूनिट सेल करने पे सेलिंग ओवरहेड का एक्सपेंसेस होता है 5 रुपीज। यूनिट प्रोड्यूस्ड, कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है 4,000, यूनिट सोल्ड 3,600, यानी क्लोजिंग स्टॉक होगा 4,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन सेल अगर 3,600 यूनिट किए हैं तो 400 यूनिट क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। सेलिंग प्राइस बता दिया है पर यूनिट, हमें बोल रहा है कि कॉस्ट शीट बना के दिखाओ, कॉस्ट पर यूनिट और प्रॉफिट फॉर द मंथ, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट और प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, पर यूनिट प्रॉफिट नहीं बोला है, प्रॉफिट फॉर द मंथ, यानी कि टोटल प्रॉफिट का ही बात कर रहा होगा, बस इतना ही बोला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बना लेते हैं, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग कितना यूनिट बनाए हैं वो लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने एकदम स्टार्टिंग में तुम लोग को लिखवाया था, ये सब डिटेल्स कॉस्ट शीट में लिखा जाता है। 4,000 यूनिट प्रोड्यूस पे ये कॉस्ट शीट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं आउटपुट 4,000 यूनिट, 4,000 यूनिट आउटपुट के लिए ये कॉस्ट शीट बनाया गया है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या कॉलम करेंगे, एक तो हम लोग पर्टिकुलर्स और टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, पर्टिकुलर्स टोटल भी बना लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट टोटल में पूछा है, इसीलिए पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट, और यहां पर लिखेंगे पर यूनिट कॉस्ट। अच्छा, सबसे पहले क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी है, तो देखते हैं क्या है, रॉ मटेरियल है 1,80,000। अच्छा, यहाँ पर बोला नहीं है कि ये कंज्यूम्ड है कि परचेज है, सिर्फ रॉ मटेरियल बोला है, तो ये एजम्पशन है कि ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही है, क्योंकि इसके आगे रॉ मटेरियल का कोई डिटेल्स दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब 1,80,000 का 1,80,000 ही कंज्यूम्ड हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे रॉ मटेरियल बोल के पूरा लिख देते हैं 1,80,000, ठीक है। अब 1,80,000 जो है कितने यूनिट बनाने के लिए यूज हुआ है, 4,000 यूनिट, तो पर यूनिट का कितना हो जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाई 4,000, इसका मतलब 45 रुपीज पर यूनिट का कॉस्ट हो गया। तो जैसे मैंने लिखवाया था कि हर एक स्टेज पे पर यूनिट कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉस्ट शीट से, तो वही बना रहे, वैसे ही हम लोग बना रहे। इसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट वेजेस 90,000, तो यहाँ पर ऐड करना पड़ता है डायरेक्ट वेजेस 90,000। अब 90,000 कितने यूनिट के लिए, 4,000, तो पर यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 22.5। अच्छा, इसे ऐड करने से मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट, क्योंकि और कुछ डायरेक्ट खर्चा है नहीं, तो प्राइम कॉस्ट ऐड करते हैं 2,70,000, और ये हो गया 67.50। अच्छा, इसके बाद क्या ऐड होता है, फैक्ट्री का खर्चा, देखते हैं फैक्ट्री का खर्चा क्वेश्चन में दिया है कि नहीं। देखो मशीन आवर्स वर्क दे दिया है, कितने टाइम मशीन काम किया, मशीन चलने पे कितना खर्चा होता है वो दे दिया, तो मशीन रिलेटेड खर्चा यानी फैक्ट्री, तो हमें लिखना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। किस चीज के खर्चे का नाम दिया हुआ है, मशीन एक्सपेंस, ठीक है। कितना हो जाएगा 10,000 आवर्स इंटू
₹8 पर आवर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 1 घंटा चलने पे 8 रुपए का खर्चा होता है, तो 10,000 घंटा चलने पे कितना खर्चा हुआ होगा, क्योंकि 10,000 घंटा लगा है 4,000 यूनिट प्रोड्यूस करने में, यानी 80,000 का फैक्ट्री ओवरहेड है। 80,000 कितने यूनिट के लिए? 4,000 यूनिट के लिए है, तो एक एक यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? 20 रुपीज करके, ठीक है। ये ऐड करने से आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। $87.50 ये हो जाएगा हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर रॉ मटेरियल लिख लिया, डायरेक्ट वेजेस, मशीन लिख लिया। अब है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल। तो जनरल वाला कहाँ लिखा जाता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के आगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद। ये देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के पहले लिखा जाता है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मैंने बना के दिया था, ये देखो, सीओजीएस के बाद और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के आगे। मतलब हम लोगों ने कहाँ तक लिखा? देखो, हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या लिखा, ये हम लोग के पास डायरेक्ट गिवन था, तो ये करने का जरूरत नहीं हुआ। तो हम लोगों ने किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिल गया, उसके बाद हम लोगों ने लेबर ऐड किया, प्राइम कॉस्ट मिला, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, फैक्ट्री कॉस्ट मिला। अब हमें चेक करना चाहिए क्या हम लोग के पास कुछ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है या क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है। तो देखो, क्वेश्चन में कोई ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हम लोग के पास जो फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ रहा है वो नेट ही आ रहा है। अब अगर कुछ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो ऐड होगा, लेकिन प्रोडक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो, क्वेश्चन में ना क्लियरली बता दिया ये जनरल वाला है, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड है नहीं। तो हम लोगों के पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ऐड करके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पर आएगा? ये देखो, एक्चुअली इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो हम लोगों के पास ये फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद ना तो ये डेटा अवेलेबल है, तो ये भी नहीं आएगा, ये डेटा भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये डेटा भी अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग के पास जो फैक्ट्री कॉस्ट है ना, वही हम लोगों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी होगा, ठीक है। और देखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कुछ है कि नहीं। ओपनिंग का तो नहीं है, क्लोजिंग जरूर है, क्योंकि 4,000 में से 3,600 यूनिट सेल हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग के पास अवेलेबल है। इसका मतलब हम लोग को इसके बाद कौन सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा? ये वाला, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ये सब डिटेल्स नहीं मिलेगा, ये कुछ भी हम लोगों के पास नहीं है, सीधा ये वाला है। तो फैक्ट्री कॉस्ट से ये लेस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये हमें लेस करना पड़ेगा। तो देखो, वही करते हैं। तो ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है, यही हम लोग का क्या निकल के आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि बाकी कुछ डिटेल्स हम लोग के पास है नहीं, तो इसको समझने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पर आता है? यहाँ पर। यहाँ पर कैसे आता है? ये सारी चीजों को ऐड करके। अब अगर ये वाला है ही नहीं, तो जो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट है वही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये भी ऐड नहीं होगा, अवेलेबल नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये जरूर लेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेस करके, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। इसका हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? हम लोग के पास कितने सारे क्लोजिंग स्टॉक है? 4,000 माइनस 3,600। देखो, हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक है, ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है। हमें कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक यूनिट ये फिनिश गुड्स बनाने में कॉस्ट लगता है 87.50, और इसी में से जो यूनिट बच गया है उसका कॉस्ट भी कितना करके होगा? 87.50 करके ही होगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4,000 में से 3,600 सोल्ड हो गया, ठीक है। इसका मतलब 400 बच गया, और पर यूनिट कॉस्ट 87.50 है, क्योंकि हम लोगों ने बना रखा है। तो 35,000 कैलकुलेट होके आ रहा है, ठीक है। तो 35,000 जो है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पर लेस करके देखते हैं, ये लेस होगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक है ना, इससे हमें ये पता चलेगा जितना सेल हुआ उसका कॉस्ट कितना है, 3,15,000। अच्छा, मैंने यहाँ पर कुछ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो तो 87.5 करके ही है ना, तो ये लिखे क्यों? अगर हम यहाँ पर 87.5 लिखते हैं तो ये ना तो ऐड होगा ना तो ये लेस होगा। क्यों? क्योंकि रेट तो हमारा कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर हमें तब लिखना चाहिए जब यहाँ कुछ चेंजेस हो रहा है, यहाँ इसी रेट पे कैलकुलेट हो रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। इसका भी रेट वही रहा, 87.50।
ठीक है, ये कितने यूनिट का निकला, ये निकला हम लोगों का 3000, मतलब जितना यूनिट सेल हुआ है उतने का, 3600 का। चेक करके देखो, 3600 इंटू 87.5 करने से यही निकल के आएगा, क्योंकि ये कितना है, 4000 में से 3600 बिक गया, तो जो नहीं बिका उसका हम लोगों ने कैलकुलेट किया 400 यूनिट का। ये कितने यूनिट का था, ये 4000 यूनिट का था, ये कितने यूनिट का लेस किया 400 यूनिट, तो ये कितने यूनिट का बच गया 3600 यूनिट, जितना हम लोगों ने सेल किया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3,15,000 जो आया, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना स्टॉक बिक गया। अब इसमें क्या ऐड करना है, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल वाला, क्योंकि हमें वही बताया गया है कि अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के आगे ऐड करना। अब देखो क्वेश्चन में दे दिया है कितना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, 35,000। तो ये कितने यूनिट के लिए है, ये कितने यूनिट के लिए है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखते हैं ये कितने यूनिट के लिए है, ये 3600 यूनिट के लिए होगा। क्यों, देखो, क्योंकि ये हम लोग का निकल के आया, देखो जब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आएगा उसी के बाद ही हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जनरल वाला उसमें ऐड करेंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 3600 यूनिट के लिए है, तो 3500 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर 4000 डिवाइड मत करो, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक को आउट कर दिया है। ठीक है, ये पता करने के लिए कि कितना हम लोग सेल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 9.72। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 9.72। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब इसमें ऐड करना पड़ेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चेक करते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोला है पर यूनिट 5 रुपीज। ठीक है, तो कितना यूनिट बिका है, 3600 इंटू 5। तो यूनिट का चेंजेस भी हमें समझना है कि कहां पर कितना यूनिट लेना है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम लोगों का पर यूनिट सोल्ड पे है, क्वेश्चन बताया ही है पर यूनिट सोल्ड पे है। ये देखो पर यूनिट सोल्ड पे है, तो ये हमेशा जितना यूनिट सेल हुआ है उसी पे लगना चाहिए। तो आ रहा है 18,000 और ये 5 रुपीज। ठीक है, अब हम लोग ऐड करने से मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कितना आ जाएगा, 3,15,000, जितना गुड्स बेचा उसका कॉस्ट प्लस उस पे और 35,000 का खर्चा हुआ जितना बेचा। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से ना, ये इस पॉइंट से बेचने का कंसेप्ट आ जाता है। यहाँ तक था कितना प्रोड्यूस हुआ, यहाँ तक जो भी हम लोगों ने खर्चा दिखाया प्रोडक्शन के ऊपर, यानी 4000 यूनिट के ऊपर। और जैसे ही हम लोगों ने यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर दिया, ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने जितना सेल किया उस पे सारा एक्सपेंसेस निकलते जाएगा। नॉर्मल सा बात है ना, देखो माइनस हो जा रहा है, तो मैथमेटिकली भी अगर देखो तो ये खर्चा जब हमारा 3600 यूनिट का हो रहा है तो आगे जाके सभी 3600 यूनिट पे ही होंगे। तो 35,000 प्लस 18,000, 3,68,000। और पर यूनिट देख लेते हैं, 87.5 प्रोडक्शन करने तक का खर्चा था, 9.72 एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, और 5 रुपीज 102.2, 5 रुपीज सेल करवाने का, 102.22, ठीक है, 102.22, ये हम लोग का आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये हम लोगों का कॉस्ट पर यूनिट निकल गया। और हमें बोला था प्रॉफिट फॉर द मंथ बताओ। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड पॉइंट भी दिखा देते हैं, प्रॉफिट फॉर द मंथ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल से कॉस्ट को लेस कर दो, तो सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू कितना है 125 करके है, देखो क्वेश्चन में दिया था 125। कितना यूनिट सेल हुआ है 3600, इससे हम लोग लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, जितना सेल हुआ है उसका कॉस्ट 3,68,000, डिफरेंस में आ जाएगा प्रॉफिट। ये इनटू करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, 4,50,000, 82,000
1000, तो प्रॉफिट निकल गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी निकल गया। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज 102.22। सेकंड क्वेश्चन में बोला था प्रॉफिट बताओ, तो ये प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो देखो ये डिटेल्स लिखने में थोड़ा टाइम लगा, ये लिखना इसीलिए जरूरी है, कभी ये सब पॉइंट आ जाए तो उसको कैसे डील करते हैं उसमें कंफ्यूजन होता है, इसी वजह से। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग दोबारा से करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे ना ये सब पॉइंट आ रहा है तो फिर से हम एक बार बताएंगे कि कैसे डील करना है। तो आज तो हम लोग एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इलास्ट्रेशन 1। ठीक है, इसके बाद इलास्ट्रेशन 2 तुम लोग करके देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग को रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, और नेट प्रॉफिट बोला है। ठीक है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में देख सकते हो। थर्ड वाला काफी बड़ा है, वो हम करवाएंगे। और यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये करके देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तो यहाँ हम लिख देते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग पहले वही करेंगे, पहले हम लोग इलास्ट्रेशन 2 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 1, 2, 3 ये हम लोग कर सकते हैं। जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है उससे ये हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।